सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? ओके, अब बेहतर होगी इंशाल्लाह। बेहतर हुआ? यस सर। चलें जी, गुड हो गया। आवाज आईडी के आई डोंट नो भाई, आपने खुद ही आई डोंट नो लिखा हुआ अपना नाम। चले बेटा जी, शुरू करते हैं क्लास को और साथ में अपनी डिस्कशन भी होगी जनरली। अच्छा बेटा, तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक इनिशियली म्यूट रखिएगा, लेकिन बेहतर है कि आपके पास माइक्स होने चाहिए। हमारी क्लास बेटा ये 10 दिन की होगी। हमारी क्लास 10 दिन की होगी है बेटा, डिस्कशन की। और इस क्लास का सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं कि पर्पस क्या है, इस क्लास को रखने का पर्पस क्या है, नंबर वन। नंबर टू, इसके दौरान आपकी इनपुट क्या रहेगी थ्रू आउट द कोर्स। ठीक हो गया? आप सबको पता है कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है हमारा। वर्कशॉप्स आप इसको कह सकते हैं, रिवीजन बैच कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ज्यादातर चांस है कि काफी स्टूडेंट आप में से फॉर ग्रांटेड ले जाएंगे। माइक म्यूट रखें बच्चे तमाम। इसका माइक कौन है बच्चा? आसिया, उसामा, माइक म्यूट रखें बच्चा आपने। ओके ओके बेटा जी। तो लिहाजा नंबर वन, आपको आज से ही अंदाजा हो जाएगा कि हमारा क्या तरीका कार रहना है, हमने किस तरह पढ़ना है, आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हम पढ़ेंगे कहाँ से, नंबर टू के ऊपर इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, दो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी इस क्लास के रिवीजन बैच के। पहले नंबर पे तो आपकी रिवीजन कराना है। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक पूरी बुक, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट टाइम आई कैप ने इंट्रोड्यूस किया है। पहले ये पीएमबीएस के नाम से हुआ करता था, लेकिन उसके अंदर 20-30% लगभग चेंज की है और उसके बाद इसको पीआरसी में डाल दिया। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं आई कैप की कई पॉलिसियों से इख्तलाफ करता हूं, लेकिन ये एक वाहिद पॉलिसी है इकोनॉमिक्स और आईटीबी को पीआरसी में ऐड करने वाली, जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ये वो सब्जेक्ट है बेटा थ्रू ऑल जिनका सीए में आपके साथ लेना देना रहेगा। बैठ जाए बैठ जाए। ओके, ये वो सब्जेक्ट है बेटा। पहले ये होता था जब हमारे एएफसी थी तो उसमें सब्जेक्ट हुआ करते थे बीसी, आईटी, क्यूएम एंड इंग्लिश। ये वो सब्जेक्ट थे जिनका आगे सीए के सब्जेक्ट्स का आइडिया देने के लिए भी काफी नहीं थे कि आगे है क्या। तो एक बच्चा एएफसी में आ जाता था और वहां पे आगे उसको लगता था कि यार ये तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, मजाक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। असल उसको अंदाजा होता था कैफ में जाके। तो होता क्या था, 2-3 अटेम्प्ट्स लग चुकी होती थी, बच्चा ऑलरेडी फंस चुका होता था, एक अच्छे खासे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर चुका होता था, और उसके बाद उसको अंदाजा होता था कि ये फील्ड उसकी है या नहीं है। बाद में जाके उसको ये अंदाजा होता था। इन दो सब्जेक्ट से ये होगा कि एटलीस्ट आपको पीआरसी लेवल पे ही अंदाजा हो जाएगा कि आगे सीए में आपके साथ होने वाला क्या है, आपकी हालत क्या होने वाली है। तो लिहाजा आप डिसाइड कर लें इसी स्टेज के ऊपर ही कि आपने आगे कर सकना है या नहीं कर सकना, कि भाई बोरिया बिस्तरा उठाओ और गायब हो जाओ। तो लिहाजा मैं इस पॉलिसी के हक में हूं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आपको रिवीजन कराना है कि पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाए, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर बेटा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, वो है सेल्फ जजमेंट। आप सब लोग वो होंगे जो ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, या कहीं ना कहीं से आपने किसी हद तक कोर्स कवर कर लिया होगा और इंतजार में बैठे होंगे कि आई कैप हमसे पेपर ले और हम अनिपा दें। लेकिन बच्चे, सेल्फ असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने सबसे बेहतरीन जज होते हैं। आपको कोई नहीं बता सकता कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने तैयार हैं पेपर में जाने के लिए, आप खुद ही असेस कर सकते हो। तो इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि क्लास के एंड तक हम इसमें जाहिर सी बात है डिस्कशन करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे, हम रिवीजन करेंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, हम किसी हद तक एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमारी जो रेगुलर क्लासेस में कुछ एमसीक्यूज मौजूद होते हैं, आपको ऑनलाइन बच्चों को ऑनलाइन दिए जाएंगे, फिजिकल वालों को फिजिकल, एंड फिजिकल स्टूडेंट्स आप लोग जो है नोट्स आपको हार्ड फॉर्म में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने मैनेजमेंट से जस्ट रिक्वेस्ट कर लेनी है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर लाहौर के हैं बच्चा, तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप इन कैंपस आए, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इसकी एक डिस्कशन का अपना लेवल होता है। ये क्लास हमारी 1.5-2 घंटा रहेगी, उसमें हमने चैप्टर पूरा करना होता है। हो सकता है आपके क्वेश्चंस प्रॉपरली टैकल ना हो पाए, क्यों, ऑनलाइन में माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो उसके लिए फिजिकली तो बहरहाल मैं सारे दिन यहाँ पे मौजूद होता हूँ। एंड आपको पीआरसी लेवल पे सब्जेक्ट रिलेटेड काउंसलिंग की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि आपको फ्यूचर काउंसलिंग की जरूरत होती है।
आपको इस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, तो मैं यहाँ पे पूरा दिन मौजूद होता हूँ। आप जब फिजिकली आते हैं तो आप मेरे साथ किसी भी तरह हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। तो लिहाजा इस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ असेसमेंट। आप 10 क्लासेस खत्म होने के बाद इस लेवल पे होंगे कि आप असेस कर सकेंगे कि क्या आपकी तैयारी है या नहीं है। असेस कैसे करेंगे? रिवीजन करेंगे। आपको सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का आइडिया देना कि ये सब्जेक्ट किस तरह का है। सर हमें भी सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है जी, कर दोजेंगे हम आपको, परेशान ना हो बेटा, मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मिल जाएंगे, ग्रुप में सारों को आएंगे। अच्छा, तो ये है कि एक तो आपकी सेल्फ असेसमेंट आपने 10 दिन के बाद अंदाजा कर लेना है कि आपने इस बुक को इस लेवल पे पढ़ा है जिस लेवल पे ये टेस्ट हो सकती है, नंबर 1। अब सेल्फ असेसमेंट में 2 चीजें आती हैं बच्चा, ये वो सब्जेक्ट है जिसको तमाम स्टूडेंट्स ऐसे लेके फिर रहे जैसे पुप्पी का बेटा होता है, मतलब फॉर ग्रांटेड, या जिसमें जिस तरह घर में एक सीए वाला बच्चा होता है कि जिसकी कोई वर्थ नहीं है कि यार इन्हें कुछ बन ही जाना है, इसने कुछ हो ही जाना है, तो इसको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बड़े बच्चे को सेटल कर लो ताकि वो घर के मामलात चलाने के काबिल हो जाए। और छोटे बच्चे के ऊपर वो ज्यादा इसलिए फोकस करते हैं कि पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी रही है, ये बीच में ना रह जाए, तो लिहाजा वो छोटे पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम नॉर्मली दरमियान वाले होते हैं, सीए वाले, हम रुल ही जाते हैं। तो सेम आपने इस सब्जेक्ट के साथ वो हालत किया, लेकिन बेटा जब हम आप इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट क्यों के करीब करीब का सब्जेक्ट है। मसला ये है कि जब इसके एमसीक्यूज आने हैं तो आपको अंदाजा होगा कि बुक में से एमसीक्यूज आने ही नहीं है। उसके रीजन कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे हर लाइन के 4 मतलब है। जस्ट हम एक बिजनेस को लें, उसकी 6 डेफिनेशन है, वो आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो लिहाजा इस बैच के अंदर स्टडी के दौरान आपने अपनी कॉमन सेंस डेवलप करनी है, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करना है आपने। क्वेश्चनिंग आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, माइक ओपन करके भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनकेस के बहुत ही सख्त क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ओपन कर लें, नहीं तो हम लास्ट के 10 से 15 मिनट जो है वो एलोकेट कर लिया करें। कोई मसला नहीं है, अगर हमारी क्लास 15-20 मिनट एक्सटेंड भी हो जाएगी, हम दोबारा इसको कर लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन सारे हैंडल होंगे। लाहौर वाले मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन में, बेटा मेरी फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप फिजिकली जो है वो कैंपस में आके क्लासेस लें। इसका एक और ही है, यहाँ पे ये चीजें बैठे हैं, ये एक और इम्पैक्ट है ऑनलाइन की निस्बत। आपका नेट का इशू हो सकता है, वीडियो क्वालिटी का इशू हो सकता है, 360 240p पे आपको क्या नजर आना है, मेरी जगह पे पता नहीं क्या नजर आ रहा होगा आपको। तो बहरहाल ये इश्यूज होते हैं, लेकिन फिजिकल में ये चीजें जो है ओवरकम हो जाती है। खैर, तो शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट बेटा। PRC 05 ये सब्जेक्ट है क्या, थोड़ा सा हम इसका इंट्रो लेते हैं। ये सब्जेक्ट बेटा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड पहले ये जो था BMBS के नाम से एक सब्जेक्ट हुआ करता था, छोटा सा बच्चा हुआ करता था कैफ के हवाले में। लेकिन बेटा ये वो सब्जेक्ट है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तमाम बच्चे चैट में आंसर करेंगे कि आप सीए में क्यों आए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्यों आए? अब यहाँ पे ये किसी ने नहीं बताना कि मुल्क की खिदमत करनी है या मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, ये वाली चीजें पायलट बन के हम इंसानियत की मुल्क की खिदमत करेंगे, छोटे होते हमने बहुत सुना है। अब मुझे बताएं कि आपका सीए में आने का पर्पस क्या था। सबसे पहले तो मुझे वो बताएं जो बाय चॉइस है, माय ड्रीम इज टू बिकम अ सीए। बेटा आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल में ट्राई की थी या नहीं की थी उसामा? कान पकड़ने में चले बैठ जाए, म्यूट करें, नहीं की। ओके, पैसा ही पैसा होगा सर, बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे आगे तमाम स्टूडेंट्स हैं, शाबाश। टू अर्न बेटर लाइव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट आफाक, ये पॉइंट आपने मुझे दिया। पैशन लाइबा, पैशन सीए बेटा ऑफ करो यार। और अथॉरिटी जबरदस्त, फ्यूचर बेस्ट हो, आई जॉन से भी आई वांट टू मेक माय सिग्नेचर सिग्निफिकेंट। सर बेटा ये फॉर्मल चीजें ना करो, मैं फॉर्मली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट का टीचर हूँ, मुझे प्रैक्टिकल लेवल पे बातें चाहिए। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, डेली लाइफ में आप गुजर रहे होते हैं। आपका चाचू जिसका एक भैंस का तबेला भी होगा ना, तो वो भी ये चीजें कर रहा होगा, जस्ट क्या है कि हम उसको उस नजर से नहीं देखे होंगे। अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है सर, फ्रॉम 10th क्लास आई डिसाइडेड टू डू सीए। अच्छा बेटा चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ। नॉर्मली हम सीए में आते हैं, हमने सुना होता है जी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, ऐसी बात है तमाम स्टूडेंट्स? क्या हमने यही नहीं सुना होता कि सीए में तनख्वाहें बहुत ज्यादा है? अली सीए, मोइन राइटर और मलाइका, बेटा माइक म्यूट करें अपना। क्या हमने यही नहीं सुना होता कि सीए में तनख्वाहें बहुत ज्यादा होती हैं? क्या हम सब यही सुन के आए हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे जरा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल।
99% स्टूडेंट जब भी मैं अपने क्वेश्चन में करता हूँ, मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना इंट्रो मैं बाद में दूंगा। 99% स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर सीए में तनख्वाहें अच्छी होती हैं। मतलब इसका ये होता है कि भैया हम नौकरी करने के लिए सीए कर रहे हैं, ऐसी बात है ना। उधर अगर सीए करके नौकरी ही करनी है ना, तो आप सीए के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप चाहते हो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, नौकरी में कहाँ पे रिस्पेक्ट है बेटा? अगर नौकरी में रिस्पेक्ट होती तो आपके ख्याल में 1,24,000 अंबिया किराम में से किसी एक ने क्यों ना की? नौकरी नौकरी ही होती है, कुछ भी हो जाए। हम यही सोच के आते हैं कि तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। तनख्वाह हमेशा सैलरीड बंदे को मिलती है, एंड नौकरी कभी अथॉरिटी नहीं देती। आपको अथॉरिटी दी जाती है जस्ट आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए कि पुत्र काम करते रहो। अथॉरिटी नहीं होती, आपको लगता है आपकी अथॉरिटी है, बहरहाल आपके ऊपर हमेशा कोई होता है। ये वो वाहिद सब्जेक्ट है बेटा जो आपको बिजनेस माइंड के लिए तैयार करेगा। रिस्पेक्ट बिजनेस में है, हलाल की कमाई बिजनेस में है, आपका फ्यूचर बिजनेस में है। नौकरी आपको, आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं, ये को खुद गर्जी के लेवल में आता है कि हम खुद को सिक्योर करने के चक्कर में अपनी नस्लों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। तो लिहाजा इस माइंड सेट के साथ बेटा, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज के ऊपर बैठे हैं, पहले ये लास्ट सब्जेक्ट में आया करता था, तो बच्चा जब तक मेरे पास पहुंचता था तब तक उसकी अच्छी खासी बाढ़ लग चुकी होती थी, तो हम उसको इतनी नहीं बात करते थे कि चलो यार इसको जॉब में या बिजनेस में नहीं खपाते। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपको अपना एक विजन डेवलप करना है, आपको अपना एक मिशन क्रिएट करना है जिसके ऊपर आपने चलना है। अभी से आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहेंगे जी बच्चे हैं पढ़ते रहेंगे फिर जॉब लग जाएगी अच्छी सी। अभी से आपको सोचना है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो नौकरी इज जस्ट अ लॉस्ट ऑप्शन, एक आखिरी एंड लीस्ट एक्सपेक्टेड ऑप्शन होना चाहिए आपका। सीए डिग्री की एज सच कोई वर्थ नहीं है। आपको सीए डिग्री की बेस पे कोई 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 की तनख्वाह नहीं देने वाला, आपकी स्किल के ऊपर मिल रहा है। लेकिन जब आप स्किल्ड बंदे हैं, फिर आपने किसी और को लिए क्यों करना है? फिर आप अपने लिए क्यों नहीं करते? जिसके लिए आप कर रहे हो उसने भी तो किसी जमाने में सब्र किया ना। तो हमारे अंदर सब्र नहीं है, और हमारे अंदर जो है वो क्या कहते हैं, हाइप क्रिएट हुई है, जल्दी में हमें चीजें चाहिए, तो ये चीजें हमारा वैसे बेड़ा कर रही हैं। ओके, तो लिहाजा इस सब्जेक्ट की क्लासेस के बाद आप इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आप असेस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, एंड फर्दर आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो पेपर का शेड्यूल जो हमारे सामने आया है, 20 अप्रैल की डेट दी है, लेकिन तकरीबन 90% चांसेस है कि इससे एक्सटेंड हो जाएगी, ईद के बाद जाएगा। क्योंकि फिर अभी तो एडमिशन फॉर्म नहीं ओपन हुए, उनकी फीसें जानी है, वो क्लोज होंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, एंड उसके बाद फिर जाके पेपर कंडक्ट होंगे। आपके लिए शादी हॉल भी तो बुक करने हैं। खैर पीआरसी वालों के नसीब में शादी हॉल नहीं होते बच्चे, आपको कंप्यूटर लैब्स में पेपर देने पड़ते हैं। जब आप एएफसी में कैफ में चले जाएंगे, फिर आपके लिए शादी हॉल खोल दिए जाएंगे, जाओ भाई तरसो यहाँ पे बैठ गया। खैर, तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। पीएमबीएस था बेटा, और ये वो सब्जेक्ट है जो बिजनेस ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है। तो आपको अपने माइंड ओपन करके बैठने होंगे हर चीज के ऊपर। क्लास के दरमियान में एंगेज होना है। अभी हम एक ग्रुप की फॉर्म में है, आप मुझे जान रहे हैं, मैं आपको जान रहा हूँ। विद इन 2 to 3 डेज हम एक टीम बन जाएंगे, हम एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। फिर हमें कोई टेंशन नहीं होनी। क्लास में कोई क्वेश्चन है आप फौरन पूछे, चाहे आपने बोंगी क्यों नहीं मारनी है हमारे। आप अगर आप ये सोच के नहीं पूछते कि यार क्लास में बैठे 30 बच्चे और क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बेटा आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका एक नाम है और आवाज है, कोई नहीं जानता। अगर आपने क्वेश्चन ना पूछा, एग्जाम में आ गया, तो नुकसान आपका होगा, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा सीरियस अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, हम इसको एक खुश्क टॉपिक होने के बावजूद इंटरेस्टिंग करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और हमारी जो शेड्यूल होगा तो 10 चैप्टर हैं, 10 क्लासेस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम हर रोज एक चैप्टर किया करेंगे। जैसे कि कुछ चैप्टर बड़े हैं, जिस तरह के आईटी वाला है, जिस तरह के फाइनेंस वाला है, वो एक बड़े चैप्टर है, हो सकता है हमें उन पर 1.5 दिन लगाना पड़े। एथिक्स वाला चैप्टर बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा है, क्योंकि उन्हें पता है प्रैक्टिकली इन्होंने एथिक्स शो ही नहीं करने, बस 5 टॉपिक पढ़ाओ और जान छोड़ाओ, बात खत्म, फॉर्मेलिटी पूरी करो। लेकिन हमारी रूटीन डिफरेंट हो सकती है। हम कोई चैप्टर एक दिन में 2 करेंगे, कुछ चैप्टर जो होगा वो 2 दिन में हमारा एक भी होगा। लेकिन उसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज किए जाएं। जैसे कि आज हमारा चैप्टर 1 हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको 20-25 उसके एमसीक्यूज दूंगा। और इन एमसीक्यूज का पर्पज हरगिज ये नहीं होगा कि आपकी तैयारी टेस्ट करनी है। इन एमसीक्यूज का पर्पज ये हो रहा है बच्चा कि आपकी तैयारी किस लेवल के ऊपर है, आप किस लेवल पे सोच रहे हैं, आप इस पेपर को किस लेवल पे सोच रहे हैं, और इसमें से एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं। तो बेटा फॉर ग्रांटेड नहीं लेना।
लेंथी टॉपिक है। अच्छा जी, याद क्या करना है एंड पढ़ना क्या है। हमारे पास एक चीज तो मौजूद है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। 200 पेजेस किया बेटा, 200 पेजेस याद करने जाओगे बूढ़े हो जाओगे। एक कुरान पाक हिफ्ज करना पड़ जाए ना, 150-200 पेजेस का होता है तो 5 साल लगते हैं। ये 200 पेजेस आप कैसे कर पाओगे? ये भी तो इंग्लिश में है ना, वो अरबी में है, तो ये भी आपकी कोई मदर टंग नहीं है, पैदाइशी आप अंग्रेज नहीं हो। तो लिहाजा याद नहीं करना बच्चा, याद आप तब करते हैं सर यू आर ग्रेट, मजा आएगा आपके साथ इंशाल्लाह बच्चे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर आपने पढ़ना है, पेपर पास करना है, मुझे मजा तब आएगा। अच्छा जी यार क्या कर रहे हो, मतलब ठीक है एंजॉय करो। अच्छा बेटा, ओके 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 ओके, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, आगे मूव करते हैं। बेटा देखो, आई कैप की जो बुक है वो 200 पेजेस है एंड आप उसको याद नहीं कर सकते। याद आपने तब करना होता है जब आप उसको प्रोड्यूस करें या लिखना हो, आपने लिखना ही नहीं है, एमसीक्यूज है ना, तो फिर याद क्यों करना। कंसेप्ट्स, लॉजिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद करने का इतना ही शौक है तो मैं आपको नोट्स दूंगा, ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे कितने 88 पेजेस है, 64 तो नहीं है यार मैंने बनाए, 84 पेजेस है बच्चा। याद करना है तो आप इनको कर लीजिएगा, लेकिन स्टडी टेक्स्ट पढ़नी जरूर है। जब मैं ये नोट्स बना रहा था मुझे पता है कि जितनी मुश्किल हुई है बनाने में, कि एक वर्ड भी भाई स्किप नहीं हो सकता इसमें से, हर लाइन का एक एमसीक्यूज बन सकता है, हर लाइन का एक एमसीक्यूज बन सकता है, तो लिहाजा हम एक वर्ड भी स्किप नहीं कर सकते। एंड ये पहली अटेम्प्ट है, हमें कोई नहीं पता आई कैप किस लेवल पे जाके क्या कर सकता है हमारे साथ। यार ये नारेबाजी बीच में कौन कर रहा है, मतलब ठीक है मजा आ रहा है पढ़ने में। सैयद उमर और मुकद्दस खान, बचा माइक म्यूट कर लें आप अपने, ठीक है पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं है ना इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दो। अच्छा जी, सिलेबस की बात करते हैं। टोटल 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास, और इनकी मुख्तलिफ ग्रिड्स जो है वो आई कैप ने डिफाइन की हुई है। पहली ग्रिड जो है बेटा हमारा तकरीबन 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसने नाम दिया, और इसमें चैप्टर जो है वो 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स इसके अंदर शामिल है। पहले 3 चैप्टर का वेटेज जो है वो 25 to 35 मार्क्स का है, जबकि जो दूसरी ग्रेड है वो है बिजनेस ऑपरेशंस की, कि बिजनेस रन कैसे होता है, चलाया कैसे जाता है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीजें देखेंगे कि बिजनेस होता क्या है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज कैसे रखे जाते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, काफी सारी चीजें हम बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड देखेंगे। एंड ये 50% का वेटेज रखता है, चैप्टर कितने हैं 5। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस, तो ये जस्ट एक चैप्टर है, चैप्टर 4, और इसका वेटेज 15 to 25 मार्क्स का है। ये वो चैप्टर है बेटा, ये कभी पीआरसी लेवल पे भी नहीं रहा, कभी कैफ लेवल पे भी नहीं रहा, ये फाइनल लेवल का एक टॉपिक है या एक चैप्टर है जो कि वहां पे डिटेल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे उसकी समरी आपको दे दी गई है कि बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस को पैसा कहाँ से आना है, पैसा बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो लिहाजा मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं बिजनेसमैन। कुछ अपनी जेब से डालते हैं, कुछ लोगों से उधार लेके शुरू करते हैं, कुछ लोगों से कैपिटल लेके शुरू करते हैं, मिलके करते हैं, पार्टनर्स बन के करते हैं, कुछ बैंकों से कर्जे लेते हैं। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि एक बिजनेस कितने तरीकों से फाइनेंस ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लिहाजा ये चैप्टर 4 एक चैप्टर है। सेम इस तरह बिजनेस एथिक्स, ये एक नन्हा मुन्ना सा चैप्टर है जिसका वेटेज 5 to 10 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 6 है आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी, सेम हमारे नोट्स के अंदर भी इसका यही चैप्टर नंबर है। ओके, अब हमारा पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा, पहले 3 चैप्टर हम तरतीब में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड ग्रिड करेंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 हम सबसे लास्ट पे करेंगे, ताकि जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं। चैप्टर 6 बिल्कुल छोटा है, ये हमारा बमुश्किल 30 मिनट लेगा। कॉमन चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई इसके अंदर इतनी बड़ी चीजें नहीं है। आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई कौन कौन से आपके अंदर बिजनेसमैन के तौर पे एथिक्स हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ जी, एक बिजनेसमैन के अंदर क्या इखलाकियात होनी चाहिए? ऑनलाइन वाले बच्चे सारे, टॉकिंग भी अच्छा होना चाहिए। शाबाश। और ओके, हाँ जी, एक बिजनेसमैन की क्या एथिक्स होने चाहिए यार? एक अच्छे दोस्त के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप बताएं, आपको क्या हुआ? ऑनलाइन भी साथ में है, वो भी चल रहा है, दोनों चलो यार। कन्वर्सेशन बेहतर होनी इंटेग्रिटी होनी चाहिए। चाहिए, शाबाश। कमिटमेंट है, ऑनेस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब इस ये पूरा चैप्टर है भाई, आपने मुझे बता दिया।
यही चैप्टर है पूरा। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चा, मैं आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे बताओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये चैप्टर हो चुका है। ठीक हो गया? ओके। इलीगल एक्टिविटीज से बचना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो आपका नाम है बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि आई डोंट नो। अच्छा बच्चा, एक काम करें, आप अपनी जूम आईडी पे जब भी ज्वाइन करें अपने नाम चेंज कर लें, ताकि मुझे पता हो कि मैं किससे, आपसे मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन करूंगा विद नेम, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि आप किस लेवल के ऊपर बैठे। आपकी असेसमेंट आप खुद तो करेंगे ही, मुझे भी पता होना चाहिए कि आपका इस टाइम क्या लेवल चल रहा है ड्यूरिंग कोर्स, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चलें। हमने फास्ट चलना है, हमने स्लो चलना है, हमने डिटेल में जाना है, या हमने समरी बनानी है, ये मुझे तब अंदाजा होगा जब मुझे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। तो लिहाजा शर्माना घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने जब भी जैसे भी हो आपने क्वेश्चन पूछना है, और जब मैं आपको कहूं कि मुझे इसका आंसर चाहिए तो स्पेसिफिकली आपने उसका आंसर करना है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न सारा एमसीक्यूज बेस पे होगा। कोई पता नहीं है टोटल कितने एमसीक्यूज होने हैं, हो सकता है कि भाई 1 नंबर का एक एमसीक्यूज हो सकता है, 3 नंबर का भी एमसीक्यूज हो। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें अभी कंफ्यूजन में चल रही हैं, जितने के आप कंफ्यूज आए हुए हैं उतने ही हम कंफ्यूज आए हुए हैं। ठीक हो गया? ओके, तो ये हमारी थोड़ी सी इंट्रो था, डिस्कशन थी। इसमें किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है मेरे से। ये हमारी टेबल ऑफ कंटेंट, ये चैप्टर हैं। तो अगर हम बात करें तो ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक ठीक चैप्टर्स हैं हमारे। एग्जाम ग्रिड यहाँ पे मौजूद है, ये नोट्स ऑनलाइन वाले ग्रुप्स में मिल जाएंगे, फिजिकल वालों को प्रिंटेड में मिल जाएंगे। एंड लाहौर वाले तमाम स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ पुत्र फिजिकल आना है आपने। ओके जी, एमसीक्यूज और ठीक हो गया। चलें जी, चैप्टर 1 नेचर ऑफ बिजनेस शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहले चैप्टर बेटा बेसिकली हमने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। हम बैठे हुए हैं, हमारी एक फर्म है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम वहां पे बैठे हुए हैं और काम शाम धंधा है कोई नहीं। जस्ट हमने एक प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन की हुई है कि जी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हुए हैं। एकदम एक बंदा बाहर से आता है, उसने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसने ताव दिया और आ गया। हमने देखा पैसा ही पैसा। बंदा आ गया, वो आके हमें कहता है कि देखो भाई मेरे पास पैसा बहुत है। हमने कहा छोटे चाय ले आया। ऐसा ही होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं खुद टैक्स एंड एडवाइजरी मैनेजर हूँ 2 फर्म्स के अंदर। तो मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपके आर्टिकल में बड़ा काम आनी है ये चीजें। अच्छा, हमने कहा जी चाय ले आओ, चाय आ गई। हमने कहा जी माशाल्लाह आप बता रहे थे आपके पास पैसा बहुत है। हमने कहा जी बिल्कुल, अब इंशाल्लाह नहीं रहेगा। आप चाहते क्या? वो कहते जी मुझे इस पैसे को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो इसका तरीकाकार क्या है? हमने उसे कहा कि भाई 2-3 तरीके हैं, या तो आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक खरीदो, आप प्राइस बॉन्ड खरीदो, जुआ खेल लो, आपका पैसा बढ़ जाएगा। वो कहता नहीं यार ये काम थोड़ा सा रिस्की भी है, टेंशन वाला भी है, एंड मैं इस काम में नहीं जाना चाहता, मुझे थोड़ी सी साथ में गुडविल भी चाहिए। हमने उसे कहा जी ठीक है आप बिजनेस कर लो, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे काम कोई नहीं आता। क्यों? आप लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखेंगे कि पैसे वाले सारे लोग अमीर जागीरदार वडेरे टाइप लोग होते हैं, और उनको पास स्किल नहीं होती, जस्ट पैसा होता है। अनपढ़ बंदा अंगूठा छाप होता है, उसने 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नीचे रखे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पुत्र बिजनेस की तरफ जाओ, रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो। हमने कहा जी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है तो आप समझो कि अबू लगे हो, पैसा ही पैसे को कमाएगा। तो भैया स्किल वाले लोग तो भरी पड़ी है मार्केट नौकरियों के लिए, आप पैसे से वो बंदे खरीदो, वो अपनी स्किल यूज करके आपको पैसा कमा के दे देंगे। अच्छा, वो कहते हैं ये क्या तरीका कार होता है? हमने कहा जी इसको बिजनेस कहा जाता है। अब बेटा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड तीसरा चैप्टर हमने उसको बिजनेस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट समझाने हैं फ्रॉम जीरो। उसको कुछ नहीं पता, नेला है, चंद्रा है, बिल्कुल बिल्ला है फर्क। हमने जीरो से उसको स्टार्ट कराना है और आखिर तक उसको एथिक्स भी बताने हैं। एंड पे जाके हमने उसको पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी बतानी है कि देखो भाई, देखो कोई भी शख्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करता जब तक कि आप उसे बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाओगे। हम पूरी बुक में उसको सिखाएंगे, ये देखो ये बिजनेस होता है, फिर इस तरह के लोग होते हैं, ये मैनेजमेंट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा होता है, ऐसे ऐसे आप बाकी से पैसे इकट्ठे कर सकते हो। फाइनेंस की बातें करेंगे, सारा कुछ समझाने के बाद एंड पे हम उसे कहेंगे कि यार बिजनेस, वो पूछता है यार ठीक है बिजनेस का बड़ा स्कोप है। वो कहते कैसे? हमने कहा यार पेट्रोलियम इंडस्ट्री देखो, पाकिस्तान की बिजनेस कर रहे हैं, कैसे छाप रहे हैं। हर दूसरे दिन इमरान खान 10 रुपए बढ़ा देता है, फिर 5 रुपए कम कर देता है और हम नारे लगा रहे होते हैं।
हम कहेंगे देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो यार, पाकिस्तान में तो अब उसका बूम चल रहा है, एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई। हमने कहा तो पावर सेक्टर तो देखो यार, बिजली वाले कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो हम उसको आखिर तक बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे अपनी, पाकिस्तान के हम बिजनेस सेक्टर तक उनको दिखाएंगे, तो ये टोटल प्रैक्टिकल होगा। हमने जीरो टू लेके उसको जेड तक नहीं तो कम से कम IJK तक लेके जाना एक बिजनेसमैन को। ठीक हो गया। तो हम एक बिजनेसमैन तैयार कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो लिहाजा हमारे सामने वो बंदा बैठता है और उसका पहला क्वेश्चन ये बिजनेस होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन उसका ये है कि आप ठीक है कह रहे हो कि बिजनेस होता क्या है। तो हमने कहा कि बिजनेस एक ऐसे सेटअप को कहा जाता है या एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें आप चीजें, गुड्स या सर्विसेज देके प्रॉफिट कमाते हो। तो हमने ये डेफिनेशन तो बता दी, हम फंस गए। वो कहता है पहले तो मुझे गुड्स बताओ क्या होती हैं, सर्विसेज बताओ क्या होती हैं, प्रॉफिट्स क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है। बिजनेस क्या था, एक एक्टिविटी जो कि गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसी बात है। उसके बाद फिर हमने उसको कस्टमर भी वो पूछ बैठा, भाई ये कस्टमर क्या होते हैं। नैला है, मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसको जीरो पे लेके चलना है, नैला समझना है, किसी किस्म का उसको आपने एज नहीं देना। ठीक है बच्चा, एक मिनट दीजिए मुझे जरा, तो यार तो डिलीट हो जाता है। अच्छा जी, उसने कहा अच्छा मुझे बताओ ये गुड्स क्या होती हैं। हमने कहा कि गुड्स तमाम उन चीजों को कहते हैं जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, उनको गुड्स कहा जाता है। मतलब टेंजिबल चीजें, वो कहता है ये टेंजिबल क्या होती हैं। हमने कहा जी टेंजिबल से मुराद वो चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, शेप हो या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ ना कुछ। वो कहता है चले जी ठीक है, मुझे गुड समझ आ गया, लेकिन सर्विसेज भी तो समझाएं क्या है। हमने कहा ये वो चीजें हैं जिनको आप लोगों को दे तो रहे होते लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो वैल्यूएबल चीजें होती हैं, वो सेल हो सकती है। लिहाजा ये हमने कहा सर्विसेज होती हैं। उसने कहा यार देखो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, चले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ, आपने शायद फेसबुक पे सुना भी होगा, क्लास में मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ। एक शख्स बड़ी सारी गाड़ी पे जाता है एक साहिल के ऊपर, वहां पे देखता है एक मछेरा अपनी कश्ती में लेटा सिगरेट पी रहा है, चिल मार रहा है। अब वो बड़ा बंदा बिजनेसमैन होता है, गाड़ी से उतरता है अपनी प्राडो से और उसे जाके कहता है कि क्या कर रहे हो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ। होता है अच्छा यार तुम मछलियां क्यों नहीं पकड़ते। कहता मैं पकड़ के क्या करूंगा, फिर पैसे आएंगे। पैसे आके क्या करूंगा। तो कहता तू थोड़ी सी बड़ी कश्ती लेगा। बड़ी कश्ती लेके क्या करूंगा मैं। बड़ी कश्ती लेगा तो फिर गहरे समंदर में जा सकेगा और वहां पे जाके ज्यादा मछलियां पकड़ेगा और तेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। तो ठीक है ज्यादा पैसा आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। कहता तुम्हारा जिंदगी का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। कहता ठीक है इंक्रीज हो गया, उसके बाद क्या करूंगा। कहते फिर तो लाइफ एंजॉय करना। तो कहते तुम्हारे ख्याल में अब मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो चले मुझे याद दिलाइएगा, इसके साथ ही एक और भी मौजूद है मेरे पास जहन में, लेकिन अभी नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसने भी हमसे यही क्वेश्चन किया कि ठीक है मुझे प्रॉफिट मिलेगा लेकिन उसका फायदा क्या होगा मुझे। तो हमने उसे कहा कि देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड मजीद बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो वो कहता है जी ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो हमने कहा कि देखो एक शख्स की जितनी ज्यादा इनकम होती है हम कहते हैं उसकी लाइफस्टाइल उतना अच्छा है। ठीक है, अब मसला ये है कि वो कहता है ये बात ठीक है लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। तो मैं तो गवर्नमेंट को बताता ही नहीं हूँ, हमारा तो 90% तब का टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करता, तो गवर्नमेंट को क्या पता कौन कितना कमा रहा है। लेकिन जो चीजें हम खरीदते हैं, जिन चीजों को हम खाते पीते हैं, वो तो कंपनीज बना रही हैं एंड कंपनीज तो गवर्नमेंट को बता रही है ना कि भैया मैंने इस बार इतनी चीजें कमाई हैं बनाई हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें इस बार बरकत मार्केट के अंदर मौजूद स्टूडेंट ने 4.5 करोड़ की चाय पी थी। सीए स्टूडेंट्स ने साथ में 1 करोड़ के सिगरेट भी फूक गए और अगले हफ्ते ये चाय पीने का तजर्बा जो रहा वो 5.5 करोड़ पे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इस एक हफ्ते में बरकत मार्केट में रहने वाले स्टूडेंट ने ज्यादा चाय पी। इसका मतलब ये हुआ इनके पास पैसे ज्यादा थे। इसका मतलब ये हुआ पैसे ज्यादा कैसे हुए, चोरी करके आए होंगे, कमाई होगी ना। तो लिहाजा इसका मतलब इसकी अर्निंग बढ़ गई और इसका जीने का म्यार बेहतर हो गया है। तो लिहाजा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हम कहें किसी मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों का, तो उसका मतलब तो सिंपल ये होता है कि यार वो जितना कमा रहे हैं
लेकिन कमाई को हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी शख्स को। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि उस इलाके के लोग खा कितना रहे हैं, और पाकिस्तानी तो वाह खाते हैं ना। तो लिहाजा फिर हम जितनी चीजें और सर्विसेज वो यूज करते हैं, हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड इस बार इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, अब जनाब यहां तक वो जो बिजनेसमैन बैठा था, हमने उसको क्या बताया? हमने बताया बिजनेस क्या है बेटा, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, जस्ट कंसेप्ट आपने जहन में रखने हैं, लॉजिक्स जहन में रखने हैं, इनमें से एमसीक्यूज नहीं बनने। वो आपसे नहीं पूछने वाला क्या बिजनेस का मतलब क्या है, नहीं, वो इसकी और तरीके से कोई डेफिनेशन पूछेगा, केस स्टडी बना के पूछेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब तक हम उसको क्या बता चुके हैं, बिजनेस क्या है, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या होती हैं, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेजर किया जाता है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इज समथिंग डिफरेंट। स्टैंडर्ड मैटर करता है इनकम के साथ, एक शख्स की इनकम कितनी बड़ी, उसका स्टैंडर्ड उतना बेहतर हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद ये है बेटा कि कितना अच्छा वो फील करता है, उसकी फीलिंग क्या है। मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ, जब हम किसी को सिगरेट पीता देखते हैं तो हम कहते हैं यार ना पिया कर, वो कहते हैं इससे क्या होता है, हमने कहा जी एक सिगरेट 10 दिन की जिंदगी कम कर देता है। ऐसी बात है, तमाम लोग एग्री करते हैं, ऑनलाइन वाले भी। सर केस स्टडी का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, बेटा मैं आपको दूंगा एमसीक्यू, देख लेना किस तरीके से आता है। नॉर्मली हम कहते हैं ना, हमारी प्रेजम्पशन है कि एक सिगरेट पीने के साथ 10 दिन की लाइफ आपकी कम हो जाती है। तो हमें आगे से पता है क्या जवाब मिलता है, एक ढीठ स्मोकर होता है, वो कहता है यार हमारी साइड में फलाना बाबा है, वो 80 साल से पी रहा है, 100 साल उसकी उम्र हो गई, वो तो मरता ही नहीं है, क्या वो 500 साल की लाइफ लेके आया था, 10 दिन भी डेली के कम करो। बेटा ऐसा नहीं होता, आप देखेंगे कि वो पिछले 50 साल से खांस ही रहा होगा। तो यहाँ पे उम्र लंबी होना मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है कि आपने कितनी हेल्दी जिंदगी गुजारी, कितनी एक्टिव गुजारी, चाहे आपने 40 साल की क्यों ना गुजारी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रेलिवेंट टू योर फीलिंग्स, आपकी अंदर फीलिंग कैसी है, आपका इमोशनल लेवल क्या चल रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो क्वांटिटी की बात हो रही है, वो पैसा कितना है, तो लिहाजा वो हमेशा कहते हैं ना कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, ये सबसे बड़ा झूठ एंड बकवास है। पहली बात ये बस सुनने की हद तक अच्छा होता है कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है, या पैसा से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। तो वो कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी देन इन अ मेहरान। तो लिहाजा खुशियां बेशक ना खरीदे, लेकिन रोना है तो लैम्बोर्गिनी में बैठ के रो, चलो कम से कम स्टैंडर्ड दो। तो लिहाजा बेटा चले, जोक्स अपार्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ इनकम, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन द फीलिंग ऑफ योर हैप्पीनेस, योर इमोशनल अटैचमेंट्स। आप फील कैसा करते हो। बाजुकात हम जिस दिन खुश होते हैं, हमारा वो एक दिन एक हफ्ते के बराबर लगता है, हल्का हल्का सा फील हो रहा था, लेकिन जिस दिन परेशान होते हैं वो दिन गुजर ही नहीं रहा होता। तो लिहाजा लेवल ऑफ फीलिंग के ऊपर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। अच्छा जी, यहां तक हम उसको लेक्चर दे रहे थे, जैसा कि मैं आपको लेक्चर झाड़ रहा हूं, वो बंदा कहता है यार छोड़ो इस चीजों को, बिजनेस पे आओ। पैसे वाला बंदा था, चल यहाँ पे बात कर, पैसे वाला बंदा था, तो उसको तो सिर्फ पैसा, उसका तो एक एक मिनट कीमती है कि भाई वो कहता है इस दौरान मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए। वो कहता है कि यार इस चीज को छोड़ो, मुझे वापस बिजनेस के ऊपर आओ। तो हमने कहा हाँ यार, हम उधर फिर रहे थे, हम आपको बताते हैं कि बिजनेस आपने क्यों करना है। तो उसने कहा था कि आपने कहा है कि बिजनेस से प्रॉफिट आता है, मुझे बताओ प्रॉफिट क्या होता है। हमने कहा कि देखो भाई, किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि आपको पैसा बचा कितना है। मतलब बच्चे से क्या मुराद है, मैंने कहा आपने, अगर हम आपको बिजनेस, कौन सा बिजनेस कराएं यार, आपको बताएं, लंडे वाला छोड़ दो यार, वो हो गया, वो पुराना हो गया लंडे, अब सीजन नहीं रहा ना लंडे का। पर ये कोल लंडे का नहीं है भाई, मैंने सिलवाया है 4,000 का। कौन सा बिजनेस शुरू करना है यार, कोई बिजनेस बताओ ताकि थ्रू आउट हम उसी को लेके चले। पर अगर भूख लग जाएगी, क्लास में 2 घंटे क्लास होती है भाई, टाइम ऐसा है। बर्फ का फट्टा लगाते हैं जबरदस्त, चलें जी, हमने तय कर लिया बर्फ का फट्टा। लैपटॉप छोड़ो यार, ये अमीरों के चोचले होते हैं। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लैपटॉप नहीं लिया बर्ड्स का बिजनेस। बुक शॉप। नहीं नहीं, बर्फ का फट्टा बेहतरीन है, सीजनल बिजनेस है, नुकसान भी नहीं है इसमें। हाँ, वो जो पिघल जाती है तो उसका ठंडा पानी हम बेचेंगे बसों में। अच्छा जी, बर्ड्स का जी बचा, बर्ड्स का बिजनेस। अच्छा बर्ड्स का बिजनेस, स्टेशनरी गारमेंट्स बर्ड्स, मेरे पास कम से कम भी 200 के करीब वो तोते होंगे। मेरा अपना खैर वो शौक है, शौक क्या रखें, बिजनेस नहीं है मेरा। नहीं, ऑस्ट्रेलियन भी है, काठी है जो हमारे नॉर्मल देसी होते हैं, और साथ में पहाड़ी भी है वो बड़े वाले, उतने जिन होते हैं ओके यार। भी। अच्छा चलें,
थोड़ा सा आते आते अपने काम पे आते हैं, लेकिन बर्फ का फट्टा जो है वो ज्यादा हम प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। ऐसे बिजनेस में नहीं जाना जिसका हमें पता ना हो या हमारी औकात से बाहर हो। अच्छा जी, तो हमने कहा देखो प्रॉफिट क्या होता है, बचत होती है। वो कहते जी बचत से क्या मुराद है? हमने कहा देखो आप बर्फ लेके आए 1000 रुपए की और आपने 3000 की उसको बेच दी। कहता जी तो मैंने कहा कि बताओ आपकी बचत कितनी है, आपको पैसा आया कितना, पहला मेरा क्वेश्चन। वो कहता जी मेरी जेब में 3000 आया। मैंने कहा जी मौज है आपको, देखो 3000 का फायदा हो गया। कहते नहीं भाई मेरा 1000 लगा भी तो था। तो हमने कहा कि फिर बचत कितनी है? कहता जी बचत तो मेरी 2000 हुई है। तो हमने कहा यही तो प्रॉफिट है, हम क्या पश्तो में बोल रहे थे आपको? तो लिहाजा हमने उसको बताया कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट लेस एक्सपेंसेस। क्या आपकी जितनी कॉस्ट आई, सॉरी रेवेन्यू लेस कॉस्ट। क्या आपका जितना रेवेन्यू हुआ, जितना पैसा आपको आया। अब रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस इनकम। कि आपकी जेब में आ कितना रहा है, उसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ। कॉस्ट क्या है? कि वो जो चीज आप सेल कर रहे हो, वो गुड्स है या सर्विसेज है, उसको लेने में आपको पैसे देने कितने पड़े, वो कॉस्ट है। तो बचत क्या हुई? नेट। तो लिहाजा वो कहता है यार वो ठीक है, मुझे प्रॉफिट समझ आ गया, लेकिन तुमने एक और कटा खोल दिया कि ये रेवेन्यू और कॉस्ट क्या चीज है। प्रॉफिट तो ठीक है समझ आ गया कि रेवेन्यू लेस कॉस्ट होगी, तो हमने कहा रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस रिसीट। अच्छा बच्चा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी फिजिकल वाले भी, कि मैं पीआरसी भी पढ़ाता हूँ, मैं कैब भी पढ़ाता हूँ, मैं फाइनल लेवल की भी पढ़ाता हूँ, एंड मैं फ्रीलांसिंग भी कराता हूँ। तो बाजुकात मेरे लिए टर्म्स बहुत कॉमन होती है जो मैं पढ़ाते हुए बोल जाता हूँ, प्रोफेशनल टर्म, लीगल टर्म। तो मैं क्योंकि साथ में लॉ भी पढ़ाता हूँ, टैक्स भी पढ़ाता हूँ, तो वो लीगल टर्म्स जो होती हैं वो मैं ऐसे जस्ट एज अ ग्रांटेड बोल जाता हूँ। क्यों? मेरे लिए वो कॉमन है, आपको हो सकता है वो पता ना हो, आपने लाजमी उसका मतलब पूछना है, ये आपके फायदे की बात है। अच्छा जी, रेवेन्यू और सेल्स सेम चीज है। हाँ बेटा, किसी हद तक ये सिनोनियम्स यूज होता है रेवेन्यू एंड सेल्स का, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। सेल्स हमेशा बिजनेस की होती है, रेवेन्यू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। ठीक है, सेल्स हमेशा बिजनेस की होगी। रेवेन्यू आप घर से खर्चा मंगाते हो, ये आपका रेवेन्यू है। कौन सा बिजनेस किया? हाँ, माँ बाप को कहानियां कराई, फिल्में कराई, ठगियां लगाई, है झूठ बोले, फ्रॉडियां करके आपने खर्चा मंगवाया, लेकिन आ, वो रेवेन्यू हो तो हो सकता है, सेल नहीं हो सकती। सेल स्पेसिफिकली बिजनेस से रेलिवेंट होता है। ठीक हो गया बच्चा? तो हम जनरल, रेवेन्यू एक बड़ी टर्म है, उसमें सेल्स आ जाती है, सेल्स में रेवेन्यू फिट नहीं होता, तो लिहाजा वो बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है। रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस रिसीट, तो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने में आता है। उसके बाद कॉस्ट क्या होती है? वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज को बनाने में आपको देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपए की बर्फ लेके 2000 की भेज देते हो, 1000 कॉस्ट थी, 2000 रेवेन्यू था, प्रॉफिट 1000 आ गया आपका, नेट हो गया। लेकिन अगर आप खुद बना के बेच रहे हो, कि आप पानी भरते हो बोतलों में और वो गोले बनाते हो, कभी खाए बर्फ वाले गोले ऊपर वाले खानों में जमा करके, और वो गर्मियों में 2-2 रुपए के हम बेचा करते थे, अब पता नहीं 5 रुपए का होगा, अब तो महंगाई बढ़ गई है ना भाई। तो उसमें आपको कॉस्ट इतनी नहीं आती है, एक शापर होता है, जस्ट पानी तो घर का ही होता है। तो वहां पे कॉस्ट क्या होगी? वो जो आपने चीनी डाली, वो जो आपकी बिजली लगी, और वहां पे वो जो आपने रंग डाला, थोड़ी सी स्क्रीन डाली बीच में उसके। स्क्रीन डालते थे, चीनी कौन डालता था भाई? हम बनाते रहे यार, बिजनेसमैन है हम, पैदाइशी। हमने घर का फ्रिज बिजनेस के लिए यूज किया हुआ है। अच्छा जी, तो उसको बनाने की जो कॉस्ट थी वो हमारी कॉस्ट हुई। तो बिजनेस 2-3 तरह से होते हैं। नंबर 1, आप चीजें बना के बेच रहे हो, तब आपकी कॉस्ट क्या होगी? उस चीज को बनाने में जो कॉस्ट इनकर हुई है वो आपकी कॉस्ट होगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप चीजें लेते हो और आगे बेच देते हो, तो उसमें आपकी कॉस्ट क्या है? चीजें लेने की जो कॉस्ट बनी है उसमें बनाने की नहीं आएगी। तीसरा ये होता है कि भाई आप सर्विसेज दे रहे हो, आप बना भी नहीं रहे, ले भी नहीं रहे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें नॉर्मली कॉस्ट या एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपका टाइम, टाइम बहरहाल एक एक्सपेंस है आपका, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो सबसे कीमती टाइम होता है, और आपकी लाइफ का तो ये सबसे कीमती टाइम है। एक एक मिनट आप इसे सोना में तोले भी तो पूरा नहीं हो सकता, जिस लाइफ स्टेज पे आप बैठे हुए हो, और आपको अंदाजा नहीं है, आप अन्यवाद सोना गिरा रहे हो। अब बड़े अमीर लोग हो भाई। अच्छा, तो लिहाजा कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट या उसको बनाने में जो चीज यूज होती है। उसने कहा अच्छा यार ठीक है, मतलब ये तो हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब दुनिया में सारे लोग बिजनेस ही कर रहे हैं यार, बड़ी अजीब मटीरियलिस्टिक सी वर्ड हो गई है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बिजनेस करने वाले नहीं है, कुछ खुदा तरसी वाले लोग भी हैं। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एक मिनट दीजिए।
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है जिनका पर्पस जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का मकसद पैसा ही पैसा होता है ना, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है, वो इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे होते हैं। अब जो अगली मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, इसे पल्ले बांध लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट सीए ये आपके काम आएगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अनस, कैमरा ऑफ करो बच्चा। कुछ लोग छोटे दिल के भी होते हैं बस में, माशाल्लाह यार, बहुत ही अच्छा बच्चे, अगर आप बस में क्लास ले रहे हो, ये डेडिकेशन का लेवल चाहिए। लेकिन तमाम लोग अपने कैमरास ऑफ रखा करें, कुछ लोग छोटे दिल के होते हैं, एकदम कैमरा ओपन होता है, अटक जाता है। मुझे बाजुकात मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखने आती है कि मैं भूल जाता हूँ मैं पढ़ा क्या रहा था। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा, गर्मियों के अंदर लाइव क्लास ले रहा था, फुल गर्मियों में, एक बच्चे का कैमरा ऑन हो गया, भाई बर्थ सूट में बैठा, अच्छा जी, मुझे भूल गया कि मैंने क्या पढ़ा रहा था। ओके, तो हमने कहा देखो कुछ दुनिया में मौजूद होते हैं लोग जो कि सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे होते बल्कि वो इंसानियत की खिदमत भी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हमने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, और वो प्रॉफिट ही कमा रही होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, पहले मुझे आप बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ठीक है, ऑनलाइन वाले आ जाएं। फॉर वेलफेयर, निधि एग्जांपल हो गई। अच्छा सर, व्हाई वी नॉट स्टडी लॉस, वी ऑलवेज स्टडी प्रॉफिट। बेहतरीन उसामा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बेटा। लॉस कोई चीज नहीं है, नेगेटिव प्रॉफिट को लॉस कहा जाता है बस। हाँ वैसे भी ठीक है, आते उसका बेड़ा गर्क नहीं करना, लेकिन बच्चा लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती, हम नेगेटिव प्रॉफिट को लॉस कह देते हैं, समझ आई? आप जब जाएंगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे, खासतौर पे FR2 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे या इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पे प्रॉफिट होता है, उसके आगे नेगेटिव में फिगर लिखी होती है, जिसका मतलब है लॉस है। लॉस कुछ नहीं है। जिस तरह अंधेरा क्या है, रोशनी का ऑपोजिट, अंधेरा इटसेल्फ कुछ नहीं है। लॉस इसलिए कुछ नहीं होता, ना ये एक्सपेक्टेड होता है एंड ना ये सर्टन होता है। ठीक हो गया? क्लब्स एंड सोसाइटीज जिनका मेन मनी अर्न करना नहीं होता। हाँ जी, अब जो अगली बात मैं कर रहा हूँ, those on basic purpose not earning profit, they just work for the welfare of people। माशाल्लाह सारी अंग्रेजी आज ही बोल दी है। चले जी, बहुत ही अच्छा। अब मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूँ, ये लाइफ का अपना कंसेप्ट सीधा कर लें पूरा पुत्र, के बाद में किसी आप क्लास में बैठे और वहां पे पूछा जाए और ये चीज आपको ना हो तो मुझे शर्मिंदा नहीं करना। बहरहाल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। नॉट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट, कि क्या नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न भी नहीं करती? ऑनलाइन वाले मुझे बताएं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है क्या? NPO प्रॉफिट कमाती हैं या नहीं कमाती? करती हैं, करती हैं। नो उस्मान, ठीक है, गैलेक्सी A10 माशाल्लाह, मोबाइल खुद देखो, वर्चुअल टेक्नोलॉजी हमारी क्लास ले रही है। नाम चेंज करो पुत्र, महा, नो सर, नो सर, नो सर। जो बच्चे कह रहे हैं करती है तो वो मुझे जस्टिफाई करें। एक मिनट, मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूंगा ताकि उसामा करती हैं, किसने कहा था? ये IJJJJ9, पता नहीं क्या नाम है इसका भाई। ओके, अताउर रहमान बच्चे, आप मुझे बताएं कि अगर वो प्रॉफिट अर्न करती हैं तो फिर वो NPO कैसे हो? आप भी मुझे बताएं। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमने कहा प्रॉफिट अर्न करती हैं या नहीं करती? करती हैं, आप नहीं करती। हाँ जी अता बच्चे, बताएं, शाबाश। विकास सर, उनका प्रॉफिट ओनर को नहीं जाता, शाबाश। देखो बेटा, NPOs भी प्रॉफिट अर्न करती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान रग्बी यूनियन, हमारी इंटरनेशनल टीम, वो एक NGO है, मेरा क्लाइंट है। मैं जब वहां पे गया फर्स्ट टाइम, और मैंने सबसे पहली पोंगी उसी क्लाइंट पे मारी थी, और मैंने उसे कहा था कि जनाब एक्सपेंसेस की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो बाद में उसके मैनेजर ने कहा कि भाई इनकम स्टेटमेंट आइटम की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होते। मैं डीट भी हुआ था, लेकिन बहरहाल शर्मिंदगी मुझे अंदर से फील हुई थी कि मैंने पोंगी मार दी है। खैर, वो किट्स बेचते हैं अपनी, वो बॉल्स बेचते हैं, ये जो रग्बी वाली होती हैं,
बैट्स बेचते हैं, शर्ट्स बेचते हैं, उनसे पैसा आता है, वो प्रॉफिट तो होता है। बेटा एनपीओ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेन फर्क ऑब्जेक्टिव या पर्पस का होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है कि प्रॉफिट कमाना है और अपने मालिकों को देना है। एनपीओ का क्या काम होता है कि प्रॉफिट बेशक अर्न करना लेकिन मालिकों को नहीं देना। हमने दोबारा उन्हीं ऑब्जेक्टिव पे या वेलफेयर पे लगा देना है, तो प्रॉफिट दोनों अर्न कर रही होती हैं लेकिन पर्पस दोनों का प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो पर्पस मैटर करता है बेसिकली। ठीक हो गया, गुड हो गया बच्चा। नाम क्या बताया था आपने? वकास एंड आप उस्मान, चले गुड हो गया। बिजनेसेस के क्या पर्पस होते हैं भाई, क्यों करता है बिजनेस बंदा, मुझे आप बता दो यार, आप बताएं। दूसरा बता दो भाई, एक ही है। ठीक है, सोसाइटी की बेटरमेंट, मतलब देखो मेन पर्पस प्रॉफिट ही है। और जाहिर बात है बुक है यार, आपको थोड़ी खलाकियात भी सिखानी है, तो इंसानियत की खिदमत भी होती है इसमें। ठीक हो गया। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जस्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली है कि प्राइमरी गोल किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना होता है, या आप एम्प्लॉयमेंट देख के माशरे को एक अच्छा बना सकते हो। इसी तरह इन्वायरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के ऊपर आप इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर सकते हो। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं, ये सारी चीजें जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगी वो आपको वहां पे समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब भाई यहां तक हमने उसको बेहतरीन किस्म का मोटिवेट कर दिया। जी भैया, कौन सा? रीइन्वेस्टेड है ना, दोबारा इन्वेस्ट करना इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करते जाना। क्लब एंड सोसाइटीज हम करते हैं डिस्कस। क्लब एंड सोसाइटीज बेटा ये सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन ये बिजनेस नहीं होती। ये क्या होता है, आपस में लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं अपने फायदे के। मिसाल के तौर पे आप एक कम्युनिटी है, किसी इलाके के अंदर रहते हैं, आप एक सोसाइटी बना लेते हैं, अंजुमन बहबूद राइयां है हमारे इलाके में है, तो क्या करते हैं खुद ही पैसे डालते हैं, खुद ही निकाल के अपनी जेब में डाल लेते हैं, महबूद हो रही है भाई। खैर कुछ भी है, ये भी एक चीज होती है। शाबाश 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 शाबाश, चलें जी, बेहतरीन जबरदस्त है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंडिंग करते हैं, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ओके गुड है। आगे जी, जहां तक हमने उसको भाई सारा कुछ समझा दिया एक बिजनेसमैन को कि बिजनेस क्या है, और पूरी डेफिनेशन बताओ ना यार। अब प्रॉफिट अर्न करना, कैसे प्रॉफिट अर्न करती है? गुड्स एंड सर्विस देके। गुड्स क्या होती हैं? टेंजिबल। सर्विसेज क्या होती हैं? कॉस्ट क्या होती है? सो जा, एक्सपेंस हुआ है चीज को बनाने में। रेवेन्यू क्या है? टोटल ग्रॉस रिसीट जो होती है। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट होता है। जबरदस्त, यहां तक हमने ऑनर को समझा दिया, आपको भी समझ आ गई बिजनेस का माइंड बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर वो आज की क्लास के बाद आपने निकलना ही बाहर जाके पकौड़ों की रेडी लगानी है कि बाहर में जाए पढ़ाई, बिजनेस करते हैं। अच्छा जी, ओके 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 सर, इनके आजकल ये तो क्या मतलब, तो ऑपोजिट है, जब कोई बंदा बिजनेस करता है तो वो सोसाइटी की हेल्प तो नहीं करता, उसको तो सोसाइटी वाले के लोग अच्छे ही नहीं लगते। बेटा देखो, मैंने आपको ये लाइन पढ़ाते हुए पहले कहा था कि आप बच्चे हो, आपको इखलाकियात सिखानी है, तो मेन पर्पस प्रॉफिट ही होता है। बाकी सारी बात है, छोटे होते हम भी तो कहते थे पायलट बन के इंसानियत की खिदमत करनी है, मुल्क की तरक्की में रोल करना है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने बिजनेसमैन को क्या सिखा दिया, बेसिक चीजें सिखा दी। अब वो हमने पूछा हाँ जी आप बताओ आप क्या चाहते हो, वो कहता है यार मुझे आप पाकिस्तान का मियां मंशा बनना है, या मुझे मलिक रियाज बनना है, या मुझे जरदारी बनना है। मैं होता तो मैं जरदारी बनूंगा। चिल बंदा है भाई कसम से, ऐसी ऐसी काम पे नहीं रखते जो टांग जाती है। ओके, लिहाजा हमने उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो, अब तुम बताओ, हम तुम्हें समझा रहे थे ना, तुम चाहते क्या हो, तुम अपनी भी तो ख्वाहिश बताओ ना। हम उस हिसाब से कहा, उसने कहा जी मैंने मियां मंशा बनना है। तो ये एक उसका हाइपोथेटिकल किला था, एक ख्याली पुलाव है जो कि हर बिजनेसमैन शुरू में बनाता है। वो शेख चिली का आपने सुना होगा, एक लतीफा है। अच्छा यार, ये भी चलें, चलते चलते साथ में प्रैक्टिकल चीजें हैं। शेख चिली जा रहा होता है, उसको एक बंदा रास्ते में मिलता है, कहता है यार ये मेरा घी का केन है, इसको सर पे रख के वहां तक छोड़ दे, मैं तुझे एक दमड़ी दूंगा। दमड़ी एक करेंसी हुआ करती थी पहले। शेख चिली उठाता है, सर पे रखता है, जा रहा होता है, सोचता है यार ये मुझे एक दमड़ी देगा, इससे मैं 2 अंडे लूंगा, उनको मैं धूप में रखूंगा, उसमें से 2 बच्चे निकलेंगे, फिर वो मजीद अंडे देंगे, फिर और बच्चे होंगे, फिर और बच्चे, फिर और अंडे, मेरे साथ सारी मुर्गियां होंगी, मैं बेच के जनाब जी उनसे करोड़ों रुपए कमाऊंगा, एक बड़ा महल बनाऊंगा बादशाह के घर के सामने। और फिर बादशाह जो है एक दिन मेरे पास आएगा और आगे कहेगा
कि मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं, तो मैं उसे कहूंगा दफा, और वो जो करता है कि नीचे गिरता है खड्डे में सारा क्या। तो लिहाजा भाई ये एक हाइपोथेटिकल ख्याल होता है जो कि हर बिजनेसमैन करता है। शाबाश, एक दिन बाद आनी चाहिए थी। तो लिहाजा हमने कहा तुम्हारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। उसने कहा जी मैंने मलिक रियाज बनना है या मियां मंशा बनना है। तो हमने कहा भाई ये तुम्हारा विजन है। तो विजन क्या है? एक ख्याली किला, एक ख्याली मैप, एक ख्याली स्ट्रक्चर जो फ्यूचर के बारे में आपका है, जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एंड उसके प्रैक्टिकली पॉसिबल होने के चांसेस भी रिमोट होते हैं। क्यों? सोचने को तो भाई इंसान फरिश्ते बनने का ही सोचता है ना। सोचना क्या है? बचपन में अक्सर हम में से 90% पायलट बनना चाहते हैं। सारे पायलट बन जाए तो अभिनंदन ही बनेंगे। तो ये एक हमारी सोच है, तो उसको विजन कहा जाता है। विजन क्या है कि भैया हमारा फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट क्या है, हम क्यों काम कर, हम जाना कहां पे चाहते हैं। ठीक है, तो हमने उसको विजन के बारे में, तो जब हम ऑनर ने हमें ये बताया, हमने कहा भाई इसको विजन कहते हैं, तो हम उसकी टर्म्स सीधी कर रहे हैं ना। तो विजन क्या होता है बेटा? विजन फ्यूचर आउटलुक को कहते हैं। और नॉर्मली ऑनर क्या करते हैं, वो लिख के रखते हैं अपने सामने ताकि उनको याद रहे। जब मैं खासतौर पे लॉ के सब्जेक्ट या टैक्स के सब्जेक्ट में क्या होता है कि वहां पे कुछ शेड्यूल्स होते हैं, कुछ वहां पे टेबल्स होती हैं, तो वो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को प्रिंट करा के सामने लगा लें कि जहां पे आप सोते हैं आपके फेस के सामने वो होना चाहिए। क्यों? आपको याद रहना चाहिए कि आप किस लिए काम कर रहे हो। जब देखो, ये तो बैठ के हमने ख्याली पुलाव पकाया था ना कि उसने मलिक रियाज बनना है या उसने बादशाह को ठोकर मारनी है, ख्याली पुलाव था। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो तब आपको पता चलता है कि भाई इसकी तो परेशानी ही और है। तब आप फिर पीछे भागते हो। तब आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। सेम इसी तरह जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप फिर मजीद लोगों को साथ लाते हो। फिर क्या हर बंदे को सिखाते रहोगे डेली बेसिस के ऊपर कि यार तुमने ये नहीं ये काम करना था? नहीं, उसके सामने हम क्या करते हैं, लिख के रख लेते हैं कि पुत्र मैंने 2 साल बाद मलिक रियाज बनना है, अब बाई हुक और बाई क्रुक तूने मुझे बनवाना है। ठीक हो गया? तो इस लिखी हुई विजन को, इस लिखे हुए ख्याली पुलाव को हम विजन स्टेटमेंट कहते हैं। और विजन स्टेटमेंट क्या है? रियली डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान और होप्स टू बी इन द फ्यूचर। ये एक इंस्पायरेशनल या मोटिवेशनल स्टेटमेंट होती है। ठीक हो गया? क्या ये कम मोटिवेशन है कि भाई मैंने मलिक रियाज बनना है? इंस्पायर करने वाली होती है कि हमने नंबर 1 लीडिंग कंपनी बनना है, हमने केएफसी को टक्कर देनी है, हमने बिग 4 ऑडिट फर्म को टक्कर देनी है। इट सेल्फ ये एक मोटिवेशन है। इससे पहले एम्प्लॉइज के लिए ये कम मोटिवेशन है कि भाई हमारा मिशन है, हम इस काम पर काम करें तो 2 साल बाद हमने बिग 4 से आगे निकल जाना है। इंस्पायरेशनल चीज है ना। तो ये विजन स्टेटमेंट शुड नॉट रियली डिस्कस, ये स्टेटमेंट डिस्कस नहीं होती, ये लोगों के दिलों में होती है। क्यों? ख्याली चीज है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। और सॉरी यार, मुझे असल में कोरोना और डेंगू इकट्ठा हुआ था तो मेरे लंग्स थोड़े से अफेक्टेड हुए थे उससे। अच्छा जी, तो क्योंकि ये एक ख्याली चीज है और जब आप इनिशियली किसी को बताओगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे। लिटरली लिटरली हम जब ये सेटअप अब शुरू कर रहे हैं, अब सबको पता है इनिशियल केसेस में हमें अब तक कई लोगों ने इस तरह का तंज का निशाना बना चुके हैं। हम इसलिए डिस्कस नहीं करते, हम किसी को नहीं बताते कि हम लीडिंग इंस्टीट्यूट बनने जा रहे हैं। वजह लोग समझते नहीं है ना। लेकिन आप देखिएगा विद इन नो टाइम इंशाल्लाह, विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर आप लोग ऐसे ही साथ रहेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे ये कैसे मूव करते हैं। फिर वही लोग आके यहीं पे हमसे बातें कर रहे होंगे। तो हम विजन क्यों नहीं डिस्कस करते? मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ ना आपको, आप कभी इसको रिलेट कर पाए। मैं बुक से पढ़ा दूं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली रिलेट क्यों हम विजन विजन डिस्कस नहीं करते? लोग नहीं समझते। तो कहते हैं अब ये करेगा, तेल देखो, तेल की धार देखो। तो लिहाजा विजन बहुत कम डिस्कस किया जाता है। हमने कहा जी देखो जी ये तो हो गया विजन, इसको आप एक काम करो, इसको लिख लो। वो कहते ठीक है जी मैं लिख लेता हूं। हमने कहा लेकिन लिखते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना, जागता रहे। अच्छा नहीं, खैर इसकी शक्ल ऐसी, ऐसा लगता है ये सो रहा है और ये रैली में सो रहा होता है। इसकी आंखें खुली होती है, ये सो रहा होता है, वो बड़ा टैलेंटेड बंदा है। अच्छा जी, हमने कहा कि देखो विजन स्टेटमेंट लिखो तो सही, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना। सबसे पहले तो बात है कि विजन स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए।
जो आप लिख रहे हो, ताकि आगे आने वाले एम्प्लॉइज को, हर किसी को आपको समझाना ना पड़े कि भाई ये करो ये करो ये करो। हर बंदे को खुद पता होगा क्या करना चाहिए। एंड इस तरह ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमने फलाने इंस्टीट्यूट का बेड़ा गर्क करके उसके ऊपर जाना, बल्कि ये कहो कि हमने टॉप पे जाना। पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। एंड सेम इस तरह वेल रिटन होनी चाहिए, तो तब एक विजन स्टेटमेंट जो है वो इफेक्टिव विजन स्टेटमेंट कहलाएगी। वो कहते हैं ठीक है, अब ये मैंने बना लिया, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। वेल रिटन अच्छे तरीके से लिखा हो। आप बीसी में पढ़ेंगे कि एक अच्छा रिटन मैसेज क्या होता है, कंसाइज, कंप्लीट, 7 C's आपका ख्याल रखना। तो वेल रिटन से मुराद ये नहीं है कि साफ सुथरा प्यारा सा लिखा हो और वो डंडे डुंडे और इधर उधर से। इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब उसके अंदर बाकी तमाम चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, इसलिए उसको उस सेंस में कहा जाता है वेल रिटन होना चाहिए। अच्छा जी, हमने कहा कि देखो ये तुम्हारे ख्याली पुलाव थे, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अपना एक मिशन सेट करो। तो मिशन क्या होता है? हमने कहा देखो ये तो तुमने कह दिया ना कि तुमने मियां मंशा बनना है, लेकिन बहरहाल उसको बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइमलाइन तो डिफाइन करनी है। अपना कोई प्रैक्टिकल पाथवे तो डिसाइड करना है ना। वो तो एक ख्याली चीज है ना, मियां मंशा बनना है, ऐसे बन जाओगे? अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई काम करना है, आपने अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, कहीं से तो स्टार्ट लोगे ना। तो स्टार्ट जो प्रैक्टिकल पाथ होता है उसको मिशन कहा जाता है। एक प्रैक्टिकल प्लान टू अचीव अ विजन इज कॉल्ड अ मिशन। समझ आई? अ मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। क्या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्या काम कर रही है, कस्टमर की नजर में आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप मियां मंशा कब बनोगे? तब बनोगे ना जब दुनिया के, पाकिस्तान के तमाम लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। आप कस्टमर गुडविल डेवलप करोगे। तो मिशन क्या है कि तमाम लोगों के दिलों में कम से कम आपकी बात एक बार मौजूद होनी चाहिए। मिशन क्या है कि आपने मियां मंशा बनना है कि हर तकरीबन 70% जो हमारे पाकिस्तानी उनके मोबाइल में हमारी बैंक एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए। तो मिशन क्या है? प्रैक्टिकल बात है, लेकिन इसका भी टाइम डिफाइन नहीं है कि कब तक। हमने ये डिफाइन कर दिया कि तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के दिल में, दिमाग में, मोबाइल में ये हमारा होना चाहिए। दिल दिमाग छोड़ो, मोबाइल ज्यादा इफेक्टिव है। मोबाइल में ये चीज होनी चाहिए। ये हमारा मिशन है। हम एक ऐप लॉन्च करते हैं और हम कहते हैं कि ये हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना है। हम ये तो नहीं कह सकते 1 साल में पहुंचाना है, टाइम बाउंड नहीं कर सकते होते। मिशन क्या है? एक प्रैक्टिकल पाथ है, एक रीजन है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, एक वैल्यू है जो आपकी कस्टमर की नजर में है, उसको मिशन कहा जाता है। जी जी। नहीं, मिशन में टाइम नहीं लिख सकते ना आप। मिशन एक लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव वाली चीज है। एग्जैक्टली exactly। अगर आप उसमें टाइमलाइन डिफाइन कर देते हो तो भैया इसका मतलब है कि आप उतावले हो, अगर उस टाइम में पूरा नहीं होगा खत्म, फिर तो आपका मिशन हुआ ही ना। मिशन उस चीज को अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक। टाइम कितना लगता है ये मैटर नहीं करता। समझ आ गई? तमाम स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हैं? ऑनलाइन वाले भी कोई क्वेश्चन यहां तक अभी तक आया हो? आवाज नहीं आ रही सर? बच्चा क्या मतलब? हेलो, बाकियों को आवाज आ रही है पुत्र? तमाम स्टूडेंट्स एक सर बार। पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। यस सर बोलो। यस 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 टेस्ट यस, ठीक है, आ रही। ठीक है, 2-4 यस नारे हो सर जाए आ बीच रही में। है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप आ रही है इधर, तो मैं चीख रहा हूँ ना, मुझे पता है। मेरी आवाज खत्म होने वाली हो रही है। ओके जी, गुड हो गया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन आप में से भी, ऑनलाइन वाले भी? सारे एक बार लिखे नो सर। ये सो रही होगी आधी अवाम भाई, मुझे पता है इनको कैसे जगाना है। क्या क्वेश्चन है भाई सुमैया? सर क्या हमें ये नोट्स मिल सकते हैं? बेटा मैंने अचार तो डालना आपके लिए बनाए हैं, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, क्लास के फौरन बाद मिल जाएंगे। सर मिशन स्टेटमेंट आज की होती है, प्रेजेंट हालात होते हैं। नहीं बेटा, ये भी प्रेजेंट नहीं होता। देखो, विजन क्या है? एक ख्याली पुलाव है। मिशन क्या है? एक प्रैक्टिकल रास्ता है उसको अचीव करने का, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। ठीक है? विजन ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती। इसको अचीव करने के लिए जो हम प्रैक्टिकल वे अडॉप्ट करते हैं उसको मिशन कहा जाता है। ये भी फ्यूचर ही होता है। ठीक है बच्चा? इफेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट, अभी तो इफेक्टिव हमने पढ़ा ही नहीं है।
इफेक्टिव मिशन या इफेक्टिव विजन? बेटा रिकॉर्डेड सिर्फ इफेक्टिव उनको मिलेंगे जो क्लास अटेंड करेंगे। एवे यार शीनी लगी हुई है, एफर्ट देख रहे हो हमारे को, मजाक थोड़ी हो रहा है। इससे ऊपर विजन वाला बेटा वो कह रहा है इफेक्टिव विजन स्टेटमेंट, एक विजन स्टेटमेंट जो रिटर्न फॉर्म में आपका विजन होता है वो क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक से मुराद होता है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स में लिखा होना चाहिए, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए एंड कोर्स ऑफ रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका ये विजन है कि भाई मैंने 2 साल बाद प्लूटो जो है वो दोबारा से अपने शमसी निजाम शमसी में जो है वो दाखिल करवा देना है, ये तो बकवास है। ठीक है, तो रियलिस्टिक होना चाहिए, ये इसमें कह रहा है। चले बाकी चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं बेटा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ग्रुप्स में मौजूद हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। एडमिन होगा नहीं, एडमिन तो नहीं होगा, मैं भी एक एज अ कंसेंसस, मेरी तस्वीर लगी होगी ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, तो आप देख सकते हैं। मेरा नाम हाफिज जुनैद है, आपको शायद आइडिया ना हो, मैं बता देता हूँ। आप मुझे ऑडियो में मैसेज भेजा करेंगे, हेलो हाय सलाम दुआ से परहेज करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपने भेजना है, टाइम नहीं होता। ठीक है बच्चा, ओके जी। तो मिशन क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों मौजूद है। मिशन डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी, कि हम सोसाइटी में कर क्या रहे हैं, हम उनको दे क्या रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स क्या दे रहे हैं, हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं, हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, वो आपने मिशन स्टेटमेंट में लिखता होता है। अच्छा, ये आपकी असाइनमेंट है बच्चा कि आपने मिशन स्टेटमेंट 2-4 कंपनीज की सर्च करनी है। तमाम स्टूडेंट नोट कर लें और कोशिश किया करें कि बॉल पेन आपके पास मौजूद होना चाहिए। नोट्स आप प्रिंट करा लीजिएगा याद से, ताकि उसी के ऊपर आप लिखते जाएं। 2-4 कंपनीज की आपने मिशन स्टेटमेंट निकालनी है। नंबर 1 के ऊपर है आदम जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लिखे। कल पहले मैंने आपसे ये पूछना है, और जो लोग निकाल लें उनको कंसाइज करें, कंसाइज करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे उसका, कल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उनको। आदम जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मिशन स्टेटमेंट निकाल के आना है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मिशन निकालना है आपने, जल्दी से। 3rd नंबर पे आपने FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका मिशन स्टेटमेंट निकालनी है आपने, सर जल्दी सेकंड करें। एक दफा रिपीट कर दें। SECP मैं लिख देता हूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारा मैं भी नहीं लिखने वाला, नहीं वो स्टॉक एक्सचेंज SEX होता है, वो और चीज है। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कंपनीज एक्ट 2017 को डील कर रहा होता है, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर। ओके जी, अच्छा। वो कहता मिशन स्टेटमेंट हैज अ मोर प्रेजेंट डे फोकस देन विजन स्टेटमेंट। अब जो बात हुई थी कि ये प्रेजेंट होता है ये फ्यूचर होता है बेटा, ये विजन से ज्यादा प्रेजेंट होता है। विजन तो टोटल फ्यूचर है, लेकिन ये सिर्फ बाउंड टू प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों होते हैं। ठीक हो गया। A mission statement had more present focus, a statement of stakeholder, मतलब जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो मालिक होते हैं, स्टेक होल्डर के ऊपर हम एंड पे चल के इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में। ये उनकी एक स्टेटमेंट होती है या उनके फायदे की बात होती है। जी बेटा, विजन फायदे की कोई चीज नहीं है बच्चा, मिशन जो है उसी से तो विजन अचीव होना है। स्टेक होल्डर्स ने वो स्टेटमेंट बनाई है, क्यों? विजन को अचीव करने के लिए, और नीचे जो एम्प्लॉयज हैं उनको देने के लिए कि ये हमने करना है, इसको अचीव करना है। बाकी जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो तो एम्प्लॉयज एंड मैनेजर जो होते हैं वो उसको डिसाइड करते हैं। इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? वो कहते हैं कोई भी मिशन स्टेटमेंट जो वो इन 5 पॉइंट्स को मस्ट कवर करे, इन 5 क्वेश्चंस को मस्ट कवर करनी चाहिए। तो जो मैंने आपको मिशन स्टेटमेंट बताई हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन की, आपने वो तीनों निकालनी है, और उसके बाद उन तीनों में से ये 5 पॉइंट हाईलाइट करने हैं कि कौन सी लाइन या कौन सा वर्ड जो है वो इनमें से इनको हाईलाइट कर रहा है। ये आपकी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, फौरन क्लास के बाद आपने करना है। क्यों? अभी आपकी QM क्लास के लिए आई थिंक टाइम है मौजूद है, तो लिहाजा आपने ये फौरन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आवर बिजनेस? बिजनेस के बारे में आपने बताना होता है स्टेटमेंट में कि हम क्या कर रहे हैं, हम बैंकिंग बिजनेस हैं या क्या कर रहे हैं। व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर? हमारी कस्टमर की नजर में क्या वैल्यू है? तो हम मिशन स्टेटमेंट की क्या लिखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं।
या कस्टमर्स का जो है वो दिल जीतने के लिए, उनका बिलीफ जीतने के लिए? हाँ, ये भी हो सकता है। आपकी क्या बात है उसके अंदर? तो लिहाजा दूसरा उसके अंदर ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तीसरा, आज पहला क्या था, हमारा बिजनेस आज क्या है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में क्या होना चाहिए। हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये हमारा उसके अंदर होगा। फ्यूचर भी आ गया, प्रेजेंट भी आ गया। एंड सम एंटिटीज, अच्छा, व्हाट शुड बी आवर बिजनेस, एंड सम एंटिटीज इंक्लूड अ स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ देयर एम्प्लॉइज। और बाज़ औक़ात एम्प्लॉइज के बारे में भी बीच में लिख देती हैं, ताकि एम्प्लॉइज को भी मोटिवेट किया जा सके, उनको भी पता हो कि वो क्या काम कर रही है। तो ये हमारी मिशन स्टेटमेंट थी, और हमने उसको कैसे इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट कहा था। अब हमसे वो बंदा पूछता है, यार बात ठीक है, तुमने इतनी देर मेरा दिमाग खाया है, मुझे बताओ इसका फायदा क्या है। ऐसी बात है ना, हमने देखा कि यार बंदा भागने वाला है, बोर हो रहा है, हमने कहा छोटे एक कप चाय और सही। हाँ, एक कप चाय, जाहिर बात है हमने इनवॉइस में डालना होता है। हमने जनाब जी एक कप चाय और मंगवा ली, और हमने कहा बैठा यार ठंड रख। हमने देखा एक कप चाय से नहीं रुक रहा, हमने साथ में बिस्किट भी मंगवा लिए, और ये बहुत कीमती होते हैं। जब आप आर्टिकल में जाएंगे आपको पता चलेगा कि चाय के लिए भी वहां पे लड़ाई लड़ाई होती है। हाँ हाँ, बड़े स्केर्सिस रोज होते हैं। थर्ड वाली कौन सा है? ओके ठीक है, हो गया। थर्ड वाला था एफबीआर बेटा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा जी, तो वो हमें कहता है कि यार फायदा क्या है। हमने कहा बैठ से चाय पी, ठंड में और रख, और हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करेगा। कहते क्या मतलब? कहते जब भी आप कोई फैसला लेने पड़ोगे तो आप इस चीज को जहन में रख के फैसला लोगे कि आपने जाना कहां पे है, आपका मिशन कहां पे है। हमने अगर विजन रखा है कि विद इन या आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एम्प्लॉयर होंगे, और आज हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यार अपने 300 एम्प्लॉयज निकाल दो, क्या ये कंसिस्टेंट है? नहीं है ना। तो जब हम देखेंगे कि हमारा मिशन जी है, तो हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में गौर रखेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे कि नहीं यार ये हमने काम नहीं करना, ये हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है। और सेम इसी तरह नंबर वन, टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशन एंड पर्पस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। कि भाई मिशन स्टेटमेंट आपको हेल्प आउट करती है कि जो आपका विजन था उसको प्रैक्टिकली लेके आओ। आसान हो रही है बच्चा, एक मिनट। अल्लाह अकबर। अच्छा बेटा, 5 मिनट की ब्रेक ले लो सारे, हम क्लास रिज्यूम करेंगे। मेरे पास तो 11 हो रहे हैं, आपके पास क्या है? 11 ही है। एक 16 पे इंशाल्लाह क्लास में रहिए, छोड़ के कोई नहीं जाएगा, नहीं तो कल इंटरव्यू होने दूंगा। आप जा सकते, 5 मिनट है जस्ट। अच्छा, लो। 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 अच्छा, तो हमारा बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ उठाए हुए हैं, मैं भी देख रहा हूँ चैट। ओके जी, आपका लोअर हैंड कर देते हैं, थक जाइए, अच्छा जी, मैं जरा देख लूँ कौन कौन मौजूद है क्लास में, ताकि कल आपसे मैं पूछ सकूं। ओके जी, पहला बंदा ही बहुत मुश्किल है यार, अपना नाम चेंज करो। ये कौन है? आप अपना नाम बताएं, चैट में बता दें। IJJJJ9US। ओके, अब्दुल्ला रमजान, अहमद, अमारा, असदुल्ला,
आसिया, अताउर रहमान, फातिमा, स्नैन, आईफोन। यार मॉडल भी लिख दो कम से कम। चलो ये आईफोन वाली हवा में से ऐसे होती है। इकरा महमूद, लाइबा, महानूर, मलाइका मरियम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद भी मुकद्दस, एनएसए क्या कर रहा है? मेरा स्कूल भी क्लास ले रहा है। निमरा, सुमैया, तकी, उसामा, बशीर। चलें जी, शाबाश, गुड बच्चा। तो आप अपने नाम के साथ आया करेंगे ताकि मुझे अतहर, अतहर बच्चा, शाबाश, अपना नाम चेंज कर लीजिएगा आप, ताकि मुझे पता हो कि मैं किसके साथ मुखातिब हूँ, आपको स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन कर सकूँ। ये हमारी इंशाल्लाह देखिएगा कल तक अपनी एक टीम बन जानी है और फिर बहुत इजी हो जाएंगे। एंड फिर मैं एंड पे कह रहा हूँ लाहौर वाले स्टूडेंट फिजिकली कोशिश करेंगे। आप में से कौन कौन लाहौर से है, पहले मुझे बताएं तो सही ना, मैं जरा उन हड हरामों को देखना चाहता हूँ। ये पता कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसको इस टाइम उसकी प्रायोरिटी सीए से ज्यादा है, वो लाहौर में रहते हुए कॉलेज में नहीं आ पा रहा। ईमानदारी से तमाम वो स्टूडेंट जो लाहौर के हैं वो जरा हाथ खड़ा कर दें या कम से कम यस सर बोल दें। मैं देखना चाहता हूँ ये वाले शहजादे। हाँ चलें, ये लिख दें लाहौर लाहौर है। यस सर, मरियम, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद लाइबा। चलें जी, कोई नहीं, आपका हो सकता है। पिशावर, ठीक है। उसामा बशीर सर, हमने ये चैप्टर अभी पढ़े ही नहीं इंस्टीट्यूट में। बेटा हम है ना कि परेशान हो रहे हो। जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा तो फिर वहां पे टीचर्स को पढ़ाइएगा। इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरा, लाहौर, अब्दुल्ला, इंसान बन जाओ। कल आपने यहाँ पे हमारे कॉलेज में होना है, आपको कॉलेज का एड्रेस पता है? फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है, आगे चले। कल आप ना हुए तो क्लास में नहीं आना। पिशावर, शाबाश, बहुत दूर से। गुजरावाला, धौलपुर से कौन है? मेरे इलाके का बताएं। एड्रेस नहीं पता सर। बच्चा आप सिंपल एनएस से सर्च कर लेना, बरकत मार्केट में ही है यार, बिल्कुल। आप मैनेजमेंट को कॉल कर लीजिएगा ना, वो आपको बता देगी। गूगल गूगल मैप लोकेशन हो जाएगी। बरकत मार्केट बैक पे है, मेन पे ही है बल्कि। खुशाब, शाबाश, साहिवाल, फातिमा, अच्छा ठीक है। और खुशाब, आगे चले जी। टाइम हो गया 1:16। शाबाश, लाहौर वाले बच्चे कल सारे कैंपस पे होने चाहिए, तो पहले कह रहा हूँ। पन्नू आके, अच्छी बात है। ये पन्नू है पुन्नू है? हम तो पुन्नू कहते हैं। रावलपिंडी, रावलपिंडी की आवाम ठीक ठाक है माशाल्लाह। मेरे पास क्लासेस में भी बहुत स्टूडेंट होता है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। नहीं इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, बस जाहिर सी बात है कि ये एक मार्केट है यहाँ पे, कंपटीशन है यहाँ पे। एक आप कह सकते हैं वैरायटी मौजूद है बेसिकली। अब मैं तो नहीं हूँ ना इस्लामाबाद, तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना, सारी बात है। चले जी, तो हम बात कर रहे थे रेलिवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट की। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी चल रही है। तो मिशन स्टेटमेंट सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है, आपके पर्पस को कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है, तमाम लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन पर्पस देती है। ये भाग हुआ, मौका ही ढूंढ रहा था। तमाम लोगों को एक कॉमन पर्पस देती है, मतलब आप सब लोगों को पता है कि आपने इसके लिए काम करना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पता होगा कि आपका एंड जो रिजल्ट है वो ये है। आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो जाता है, आपके अंदर एक कॉमन फीलिंग होती है, वी आर द वन। जिस तरह वो बोल न्यूज आया था कि नंबर 1 न्यूज चैनल, तो हमारे अंदर एक प्रेस्टीज पैदा हो जाती है। इंप्लॉइज को इंस्पायर करने के लिए होती है, मोटिवेटेड होती है, मोटिवेशनल इसकी होती है, नेचर की होती है। इस तरह गोल्स एंड एथिक्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सेट करने में हेल्प देती है। गोल्स एंड एथिक्स, गोल्स हम आगे पढ़ेंगे, एथिक्स इखलाकियात को कहते हैं, तो उनको भी सेट आउट करने में ये काफी हेल्प करती है। और इसी तरह अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, इसका काम क्या है, क्यों मौजूद है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने ऑनर को बताया, उसने बताया कि देखो मैं एम और विजन डिफरेंट है। एम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है बच्चा, एम शॉर्ट टर्म होता है, ये गोल्स के साथ साथ मिलता होता है, जिसको आपकी जिसकी बाउंड्री लाइन डिफाइंड होती है। आपका एम क्या है? मैंने सीए सर करना है ये क्या? ये एम नहीं है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना है, ये तकरीबन आप कह सकते हैं एम में आ जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाता है, विजन लॉन्गर रन में होता है। माइक बेटा टाइप कर लें अगर क्वेश्चन है तो। माइक की मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई भी और माइक म्यूट रखें फिलहाल। जी चाहिए। शहीद, अच्छा जी। टू इंस्पायर एम्प्लॉइज
एस्टैब्लिश गोल्स एंड एथिक्स और इस तरह स्टेक होल्डर की। अब यहाँ तक क्या था, हमने ओनर को क्या बताया था, हमने ओनर को कहा था कि भाई बिजनेस क्या है, उसके हमने डिफरेंट किस्म कंसेप्ट बताया, मिशन के बारे में बताया, उसको विजन के बारे में बताया। उसने कहा कि देखो भाई मिशन को अचीव कैसे करते हैं, ये ट्विटर की एक मिशन स्टेटमेंट है, इसको छोड़ दें, ये एक साइंसदान था पागल सा, बैठे बैठे उसने अपनी एक डिफरेंट मिशन स्टेटमेंट दे दी, हम इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बीच में चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। उसने कहा जी मिशन को अचीव कर कैसे करना है, विजन बनाया, मिशन बनाया, अब मिशन को भी तो अचीव करना है, क्यों मिशन भी तो बहरहाल एक प्रैक्टिकल रास्ता तो है, लेकिन उसके ऊपर चलना भी तो है ना, काम भी तो कुछ ना कुछ करना है। तो वो गोल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। गोल्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एम्स होते हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ये विजन है, ये एक टोटल हाइपोथेटिकल चीज है, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए हमने मिशन सेट किया, मिशन बनाया। ये क्या है, ये प्रैक्टिकल रास्ता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम चलेंगे तो कुछ ना कुछ स्टॉप्स डिफाइन करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम मिशन को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो वो जो स्टॉप्स होते हैं उनको गोल्स कहा जाता है। जब आप इधर खड़े होंगे तो आपका विजन एम क्या होगा, आपने इस स्टॉप पे पहुंचना है। जब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे आपका एम क्या होगा, आपने इस स्टॉप पे पहुंचना है। जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे आपका एम क्या होगा, आपने इस स्टॉप पे पहुंचना है। तो ये स्टॉप्स होते हैं बेटा, ताकि आपको पता लगता रहे। जब अगर आपने काम शुरू किया और आप इस स्टॉप तक नहीं पहुंचे, इससे क्या पता चला, क्या आप मिशन अचीव करने वाले जा रहे हैं या नहीं जा रहे? आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। अगर आप इस स्टॉप पे पहुंच जाते तो आपको क्या पता है, आप मिशन लाइन के ऊपर चल रहे हो। जब मिशन अचीव होगा तो विजन खुद ब खुद हो जाएगा। विजन को अचीव करना किसी के कंट्रोल में नहीं होता, हो सकता है वो वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, और कब तक पहुंचे। मिशन अचीव जब हम करते हैं तो हम उसके ऊपर स्टॉप्स बनाते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन स्टॉप्स को या इन एम्स को, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे आपका एम क्या होगा, यहाँ पे पहुंचना या यहाँ पे पहुंचना, फर्स्ट स्टॉप पे पहुंचना। तो ये जो पहला स्टॉप है इसको एम कहा जाता है। सर पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे या कुछ भी आ सकता है, जैसे ट्रू फॉल्स और केस स्टडी ईटीसी? बेटा एमसीक्यूज होंगे। यूट्यूब पे अगर आपको चाहिए तो मेरा अपना चैनल है, मैं उसकी वीडियोस पे बता दूंगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा, सारे एमसीक्यूज होंगे बेटा, ट्रू फॉल्स मुश्किल होते हैं। गोल्स आर एम फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नरेटिव फॉर्म। सर और केस स्टडी होगी? बेटा केस स्टडी से क्या मुराद ले रहे हैं आप? पैराग्राफ होगा, हाँ, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं होंगे। व्हाट इज बिजनेस, हाँ होगा एमसीक्यूज टाइप, लेकिन जिस तरह नॉर्मल पेपर्स होते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, सर बहुत फिल डिटेल द में जा रहा हूँ। गैप्स। 3-4 लाइनों का हो सकता है केस स्टडी, और उसके बाद उसके अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। लिखना आपको कुछ नहीं होगा, टिक मार्क होगा। जी बेटा क्या कह रहे थे आप? सर फिल द गैप्स और ट्रू फॉल्स नहीं होंगे? नहीं बेटा, आपने वहां पे सिलेक्ट करना, आपको सिर्फ टिक मार्क करने की इजाजत होगी कंप्यूटर के ऊपर, फिजिकल पेपर नहीं होगा आपका। हाँ हाँ, वो टिक मार्क ही कहते हैं, एबीसी दबाने भी नहीं होंगे, आपको क्लिक करना होगा नॉर्मल। मैं आपको वो टेस्ट जो होगा मैं गूगल फॉर्म में दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस पर। परेशान ना हो यार, क्यों दिल छोड़ रहे हो, अभी तो पहला दिन है, अभी तो 9 दिन मैंने आपने मुझे बर्दाश्त करना है, 2-2 घंटे वो भी डेली। तो हौसला रखो, बहुत कुछ सीखना है अभी तो आपने, अभी तो आपकी क्लासेस सर लगनी है। यूट्यूब पे आपका कौन सा चैनल है? जी बच्चा, नाम यूट्यूब में चैनल जो है आपका, उसका क्या नाम है? चल है, मैं बता दूंगा, आप रुके इसको। वो रिकॉर्डिंग बात, लेक्चर उस पे तो। हाँ वो बात नहीं, ये लेक्चर जो है ये आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो क्लास में बच्चे मौजूद है। ओके ओके ओके, जनरल डिस्कशन को छोड़ो यार, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं, एक तो सो भी गया है। अच्छा जी, जागते रहे भाई। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अच्छा बेटा, ये गोल्स क्या थे, ये स्टॉप्स थे, एम्स थे। जब आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका एम क्या है, यहाँ तक पहुंचना। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए जो प्रैक्टिकली वर्क करेंगे वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है कि आप एक टाइमलाइन डिफाइन करेंगे कि भाई मुझे इस टाइम पे इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचना है, और वह उस स्टेज तक कैसे पहुंच सकता हूं। मिसाल के तौर पे मेरा एम है कि भाई मैंने अपनी कंपनी की 10% वर्थ इंक्रीज करनी है,
ये मेरा एम है, पहला स्टॉप है। मिशन क्या है? 200% इंक्रीज है। तो पहला स्टॉप मैंने क्या रखा है? 10%। ये मेरा गोल है। लेकिन इस 10% को इंक्रीज करने के लिए मैं प्रैक्टिकली करूंगा क्या? सेल डबल करनी है मुझे विद इन 1 वीक। मुझे विद इन 1 वीक नए इन्वेस्टर ढूंढने हैं। मुझे विद इन 1 वीक अपनी मार्केटिंग डबल कर देनी है। तो ये जो यहाँ पे खड़े होके मैं इस गोल को अचीव करने के लिए जो हरकतें करूंगा उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव जो होगा ये प्रेजेंट भी होगा, इसकी बाउंड्री लाइन भी डिफाइन होगी, टाइम लाइन डिफाइन होगा। गोल्स का, मिशन का, विजन का टाइम लाइन डिफाइन नहीं होता। गोल्स का, विजन का तो कुछ भी डिफाइन नहीं है। मिशन का एक रास्ता डिफाइन है कि हमने इस रास्ते के ऊपर चलना है। गोल्स का एक स्टॉप डिफाइन है, टाइम डिफाइन नहीं है। ऑब्जेक्टिव का स्टॉप भी डिफाइन है, टाइम भी डिफाइन है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स होते हैं टू अचीव द गोल। गोल्स को अचीव करने के लिए जो शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं उनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। क्लियर है पुत्र? किसी का कोई क्वेश्चन? और मैं कहता है कि ठीक है, ये अच्छी बात है सर जी, क्या ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी? बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया। होंगी 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 पुत्र, आप बहुत लेट हो गए हैं। आपको दुनिया में आज से 100 साल पहले आ जाना चाहिए था। इंसानियत की मिराज पे बैठे हो, पेपर है आपका 1 महीने के बाद, खुदा के बंदे, और आप क्लास में ये सीरियसनेस है आपकी। चलें, मजाक नहीं, ये मजाक होता है, दिल पे नहीं लेना, आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता। ओके, हाँ तो हम बात कर रहे थे सर ऑब्जेक्टिव आएंगे, हम ये क्लास के ऊपर एक और क्लास रख लेंगे। अच्छा जी, तो हमने उसे कहा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये, हाँ, ये बाउंड्री लाइन डिफाइंड काम होता है, या हमारे स्टॉप्स होते हैं जो हम गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। तो उसने कहा जी बात ठीक है, हमने क्या पढ़ा दिया अब तक? जरा हम डिफाइन करते हैं, हमने ओनर को क्या कहानियां कराई हैं। हमने बिजनेस समझाया, हमने प्रॉफिट समझाया, हमने कॉस्ट समझाया, हमने सीधा खड़ो 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 2 मिनट इधर खड़े हो जाओ आज प्लीज। हाँ खड़े हो जाओ, शाबाश। बल्कि एक काम करो, मैं पानी लेके आऊँ। अच्छा जी, और पानी आपने एक बार लेके आना, यहाँ पे गिरा देना, फिर दूसरी बार लेके आना। अच्छा जी, तो हमने उसको क्या कहा कि बिजनेस समझाया, कॉस्ट समझाई, रेवेन्यू समझाया, प्रॉफिट समझाया, उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, हमने उसका विजन क्रिएट किया, हमने उसका मिशन क्रिएट किया, हमने गोल क्रिएट किया, हमने ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर दिए। अब हमने कहा मुझे करना क्या है? मतलब ये तो बताओ ना कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे कहानियां सुनाई जा रहे हो, फिल्में सुनाई जा रहे हो, 4 कप तुम मुझे चाय पिला चुके हो, खुदा का खौफ करो। अब दिल में तो हम सोच रहे हैं कि देने तो तुम्हें सिर्फ पैसे हैं, हमें लेने तो हमने तुमसे पैसे, इसके अलावा तो कुछ नहीं लेना। लेकिन बहरहाल आप उसको कुछ देना। हमने कहा देखो भाई, प्रैक्टिकल जो आपने काम करना है वो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनके ऊपर आपने काम करना होता है। क्यों? गोल्स में कोई काम तो नहीं था, कोई टेंजिबल तो चीज नहीं थी। सेम इसी तरह मिशन भी कोई काम तो नहीं था, विजन भी कोई काम तो नहीं था। वो तो जस्ट बैठे बैठे हमने उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया और वो बैठ के लंबे लंबे सपने देख रहा था। लेकिन हमने कहा कि भाई तुम्हें करना काम ऑब्जेक्टिव के ऊपर है, यहाँ पे बाउंड्री लाइन भी डिफाइन है, यहाँ पे टाइम भी डिफाइन है। तो वो कहता है अच्छा अच्छी बात है, चलो जी मैं ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ। क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, दैट कैन बी मेजर्ड। समझ आई? जो मेजर्ड एंड टाइम बाउंड होने चाहिए ना। अगली लाइन भी तो पढ़ लेना पूरा। मेजरेबल दोनों है, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव होगा, गोल टाइम बाउंड नहीं होगा। ये हमारे एमसीक्यूज में तो यही तो मैं टेस्ट कर रहा था सारा, कि जहां पे टाइम बाउंड हो जाए वो गोल नहीं है, वो मिशन नहीं है, वो विजन नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के अंदर मैं आपको छोटा सा कुलिया बता रहा हूँ। ये वाला टॉपिक मैं अगर कहूँ कि पहले चैप्टर में से 10 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, तो ये वो टॉपिक है जिसमें उसके पास सबसे ज्यादा मार्जिन है कि कंफ्यूजन से कंफ्यूजन बना सकता है। सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर टाइम दिया हुआ है एमसीक्यूज में, तो वो विजन, मिशन या गोल नहीं हो सकता। टाइम, वहां पे परसेंटेज हो सकती है। अगर परसेंटेज दी गई है कि मतलब परसेंटेज इस तरह का इम्पैक्ट दिया गया कि टाइम के अलावा कोई फिगर दे दी गई है, डबल, ट्रिपल, मैक्सिमाइज, इस तरह का वर्ड यूज किया गया, तो वो गोल्स हो सकता है, वो मिशन हो सकता है, विजन नहीं हो सकता। विजन क्या होगा? उसके अंदर फिगर कोई नहीं होगी, टॉप होगा, मेजर होगा,
लीडिंग होगा, हाँ बिग प्लेयर हो जाएगा, बिग 4 हो जाएगा, टॉप 10 हो जाएगा, फिगर नहीं होगी। ठीक हो गया? तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ओके जी। उसने कहा जी मुझे प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। हमने कहा जी बिल्कुल करना है। कहता जी मुझे बताओ मैं कैसे सेट करूं। हमने कहा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। वो कहता यार पाकिस्तानी अन्य भाग खाते हैं और दूसरा बंदा मोटा है, स्मार्ट कहाँ से ढूंढ के लाऊं। हमने कहा ये वो वाला स्मार्ट नहीं है। बचपन में आप कुलिये नहीं बनाते होते थे मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स याद करने के लिए? हमारा एक था मिस डम डक, ये मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, वो जो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन होते थे, तो इस तरह का कोई था मिस डम डक करके। हाँ हाँ, ये जो शॉर्ट कुली होते हैं। तो हमने कहा अच्छा ये आपको बड़े काम आने हैं, ये आपके थ्रू आउट चलना है और आपको ये बनाने पड़ने, आपको ये बनाने आने चाहिए। पीरियोडिक टेबल का भी ऐसे ही हम बनाते होते थे। तो लिहाजा ये एक छोटा कुलिया है। इससे मुराद ये है कि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक टाइम एंड डेट डिफाइंड होनी चाहिए और फिक्स्ड होने चाहिए, स्पेसिफिक क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, जिनको मेजर किया जा सके, जिसकी कोई ना कोई स्ट्रिक्ट यार्ड या कोई ना कोई क्राइटेरिया मौजूद हो। उसके बाद एग्रीड होने चाहिए, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं होना चाहिए। वो तो क्यों भाई, मैं ऑनर है, मैं लग गया, मेरा फैसला ही नहीं माना जा रहा। हमने कहा देखो तुम ऑनर होगे तो घर में होगे, एम्प्लॉइज जो है वो फिर उतना ही काम करेंगे जितना तुम उनको तनख्वाह दे रहे हो। लेकिन अगर तुम एम्प्लॉइज के साथ मिलके ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे उसके ऊपर। तो एग्रीड से मुराद क्या होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने काम करना है, उन सब से मशवरा करके मिल के आपने सेट करने हैं। तो इसको कहा जाता है एग्रीड होने चाहिए। एंड लास्ट में रियलिस्टिक होने चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होने चाहिए। क्यों? ये प्रैक्टिकल काम है, ये प्रैक्टिकल काम है, रियलिस्टिक होना चाहिए। आप किसी एम्प्लॉय को कहते हो कि भाई अगले 2 दिनों के अंदर तुम चांद से होकर पैदल वापस आ जाओ, इसका क्या इफेक्ट होगा एम्प्लॉय पे? एम्प्लॉय इवन डोंट ट्राई, वो ट्राई ही नहीं करेगा। क्यों? रियलिस्टिक ही नहीं है ना। असल चीज तो ट्राई है ना, हर चीज बेसिक, हर चीज डिपेंडेंट ट्राई के ऊपर कर रही है, वो ट्राई ही नहीं करेगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि वो ट्राई करे तो कम से कम रियलिस्टिक रखें। एंड साहब इस तरह टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम लाइन डिफाइंड होनी चाहिए। तो जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये स्मार्ट बन जाता है। ठीक है, ओके जी। ऑब्जेक्टिव से नीचे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव जिनको कहा जाता है। तो ये क्या होता है? दिस इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द एंटिटी। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कॉर्पोरेट डेफिनेशन है जस्ट। ये आप यूं नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव से छोटे हैं या बड़े हैं। ऑब्जेक्टिव एनपीओ के भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप के भी हो सकते हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड को कहा जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। इतनी सी डेफिनेशन है इनका। इनमें से किसी के साथ लेना देना नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव से निकला या गोल इससे निकला या पता नहीं ये निकला कहां से, किसी किस्म का कोई लेना देना है। जस्ट एक बीच में उसने एक डेफिनेशन डाल दी है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म डिसीजन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, डेली बेसिस पे करने वाले। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई एक हफ्ते के अंदर तुमने 10% सेल बढ़ानी है। डेली बेसिस पे आपने छोटे ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है डेली बेसिस पे, टैक्टिकल आप इसको कह सकते हैं। In order to achieve the corporate objective, it is necessary to set strategic objective for key aspect of a strategy वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, बस मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? अम्मी अबू करते हैं या बाहर बैठा गार्ड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाउंडर्स। तो लिहाजा हर बिजनेस का अपना स्ट्रक्चर है, किसी पे डायरेक्टर होते हैं, किसी में पार्टनर होते हैं, किसी में फाउंडर होता है, किसी में ऑनर होता है। तो लिहाजा जो लीडर होगा, जनरल वर्ड आपको यूज करना है, जो लीडर ऑफ द एंटिटी होते हैं वो हमेशा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। समझ आ रही है बच्चा? ऑनलाइन में तमाम स्टूडेंट्स क्लियर है पुत्र? एक बार सारे यस सर बोलें ताकि जाग रहे हैं। सर हाउ ऑब्जेक्टिव इज टेंजिबल? ऑब्जेक्टिव इज टेंजिबल। यहाँ पे टेंजिबल से मुराद ये हरगिज नहीं है कि वो टच हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहाँ टेंजिबल से मुराद बेटा ये है कि वो टाइम एंड लिमिट उनकी डिफाइंड है। ठीक है सारे यस सर एक बार। बाकी क्या सो रहे हैं? जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। स्ट्रेटेजी और खड़ा हो गया तो यस सर बोलना था ना। ओके गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आफाक बच्चे शाबाश, शहीद शाबाश, सुमैया शाबाश। चलें जी, चलें 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 आगे चलते हैं।
वो कहता है कि भाई कौन डिसाइड करते हैं, सिंपल सी बात है, लीडर डिसाइड करते हैं। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, अगर मसला हो तो मैं वहां पे मौजूद हूँ, लेकिन इनमें कोई और इशू वाली बात नहीं है। हमने कहा था मिशन कैसे इफेक्टिव सेट करना है, तो जाहिर बात है अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करना है, गोल इफेक्टिवली कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि तमाम लोगों को मतलब एग्रीड करो, तमाम स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करें जब भी आप गोल सेट कर रहे हो। हर बंदा पूछ के, मतलब ये ना हो कि बाद में इख्तलाफात आए खड़े हो, यार ये मेरे से पूछ के नहीं किया गया या मेरे साथ काम नहीं आता वगैरह वगैरह वाला। उसके बाद वो कहता है कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क, इंट्रिंसिकली से मुराद होता है कि अंदरूनी तौर पे बंदे को मोटिवेट करता रहे, उसे इचिंग होती रहे। देखो एक होता है इंट्रिंसिकली अंदरूनी, एक्सटर्नली बैरूनी। एक्सटर्नली आप किसी शख्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन तनख्वाह बढ़ा सकती है, बोनस दे सकती है। अंदरूनी तौर पे एक शख्स कैसे मोटिवेट हो सकता है कि उसे कहो कि भाई तुम तो हो ही चीते, काम ही तुम कर सकते हो और कोई कर ही नहीं सकता, वो बंदा खुद ही है सारा दिन हवा में उड़ता रहेगा। आप किसी शख्स को कहते हो जी तुम आज के बाद यहाँ के मैनेजर हो, तनख्वाह तुम्हारी नहीं बढ़ी लेकिन तुम हो मैनेजर, वो इसी खुशी में ही भाई मैं मैनेजर लग गया, और वो डबल ट्रिपल काम कर जाएगा। तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग बात, कि आपको काम वो दिया जाए जो आपका पैशन है, आप खुद ही मोटिवेट रहोगे। उसके बाद वो कहते हैं कि फीडबैक का सिस्टम मौजूद होना चाहिए, कि भाई जब भी कोई गोल अचीव हो, आप उस लाइन पे फिर रहे हैं, आप उस लाइन से हटे हैं, आपकी क्या पोजीशन है, तो एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए जो इग्नोर कर दिया आपने मुझे। सेट अहमद, अहमद नहीं, आप क्लास में क्यों नहीं आए? आप अहमद हो ना बच्चे? आपको इग्नोर मैंने नहीं करना, अभी मैं आपके साथ करता हूँ डिस्कशन, ये मेरा बच्चा है। अच्छा जी, नहीं ये वो अहमद नहीं हो सकता, चलें, नहीं इग्नोर नहीं किया पुत्र, आगे चलते हैं। यार शर्मिंदा क्यों करते हैं बता के, बंदे बता इतनी मेहनत में फंसा हुआ हूं मैं बहुत ज्यादा। अच्छा जी चलें जी, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा वो कहता है कि भाई गोल स्मार्ट होने चाहिए। गोल स्मार्ट क्यों होंगे? सारी बात है, गोल तो ऑब्जेक्टिव से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होंगे तो गोल खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएंगे। कहते हैं अम्मी अब्बू स्मार्ट है तो बच्चे आके स्मार्ट ही होने हैं। हमारे केस में डिफरेंट ही है भाई। हाँ वही है, क्या मतलब? गोल किससे बनते हैं? ऑब्जेक्टिव से बनते हैं ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव तो स्मार्ट है ना, तो शायद ऑब्जेक्टिव से बने हैं गोल। हाँ हाँ, नहीं ऑब्जेक्टिव नीचे है, गोल ऊपर है। ऑब्जेक्टिव होते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। बेटा ऑब्जेक्टिव से जो बना है, टाइम बाउंड से मुराद आप ये ले ही नहीं रहे कि भाई कभी भी आप ये डिसाइड नहीं करते। अच्छा आप वो अहमद नहीं है, मैं वो कौन से वाले? अच्छा चले सर, ये नंबर पॉइंट 3 पॉइंट, अच्छा चले करते हैं बेटा करते हैं। एक मिनट, देखो आपने जब गोल सेट किया तो आपने ये हरगिज नहीं कहा था कि 10 दिन के अंदर अचीव करना है मैंने, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो उनको आप कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने चाहिए, तो गोल तो बहरहाल 10 दिन में अचीव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पे बेस कर रहा है ना बच्चा। तो लिहाजा टाइम बाउंड वो स्पेसिफिकली नहीं होता। हम जब गोल सेट करते हैं टाइम नहीं लिखते, लेकिन बहरहाल एक टाइम लाइन उसके लिए बन जाती है ना जब ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अच्छी बात है, बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। एंड अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा तीसरा पॉइंट आप कह रहे थे, इंश्योर देयर सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन अचीवमेंट ऑफ द गोल। बेटा जब भी कोई गोल अचीव हो उसके ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करने का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। बाहा म्यूट कर लें पुत्र, आफाक म्यूट कर लें। अच्छा जी, इससे अच्छा लास्ट वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझना है आपने। अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल, इसको कहते हैं एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बड़ा हैवी टॉपिक था, ये तकरीबन हर दूसरे अटेम्प्ट में टेस्ट होता था। यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताएं, एक एम्प्लॉय है, आप उसको कहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का आप हमारा प्रॉफिट 20% या 30% इंक्रीज कर दो तो हम आपको आपकी सैलरी में 10% इंक्रीज करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट ये होती है कि मुझे पता चलता है कि भाई बकास उस्मान उस्मान को एक मोटरसाइकिल जरूरत है, मैं उसे कहता हूँ उस्मान ये एक महीना टिका के लगा ले, थोड़ी सी हमारी ये 10-15% अगर इंक्रीज हो जाती है ना, मैं कंपनी से तुम्हें मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। पहली ज्यादा मोटिवेटिंग है या सेकेंडली ज्यादा मोटिवेटिंग है? 10% इंक्रीज आप एक है, दूसरी तरफ आपकी जरूरत पूरी हो रही है।
सेकंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन कि आपको थ्रू आउट यही लगेगा कि आप अपनी बाइक के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैक एंड पे हो क्या रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा होगा। तो लास्ट पॉइंट यही कहता है कि आप अपने कमर्शियल गोल्स को एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स के साथ अटैच कर दो। आपका गोल्स क्या है कि 30% आपने सेल इंक्रीज करनी है। आप देखो कि एम्प्लॉयज क्यों काम कर रहा है। अगर एक बंदा जॉब कर रहा है शौक से तो कोई नहीं करता, उसका दिमाग खराब तो नहीं है, जरूरत होगी कोई उसकी, उसकी जरूरत पता करो क्या। आपको पता चलता है जिसे मोटरसाइकिल चाहिए, आप उसे जाके कहते हो कि भाई देखो मेरी बात हुई है, इस तरह कंपनी की पॉलिसी, अगर तुम 20-30% इंक्रीज कर लेते ना तो मैं मोटरसाइकिल मैं दिलवा दूंगा। अब उसे हमेशा यही लग रहा होगा कि वो काम खुद के लिए कर रहा है, क्यों। लेकिन अगर देखिए तो हमने पर्सनल गोल को कमर्शियल गोल्स के साथ अलाइन कर दिया हुआ है। हर इंप्लॉय को लगेगा कि वो अपने लिए काम कर रहा है, बैक एंड पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स खुद अचीव हो रहे होंगे। इसको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा। समझ आ गई बात। तो लिहाजा जब भी आप गोल सेट करें तो ऐसे गोल्स होने चाहिए जो इंप्लॉयज के पर्सनल गोल्स के साथ मीट कर रहे हो। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन रिकॉर्डिंग गोल स्टेट देम इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको आगे चल के बड़ी डिटेल में पता चल जाएगा। जो आप सेंस ले रहे हो ये वही है, बीच में कोई नेगेटिव वर्ड यूज ना होना चाहिए। मतलब हमने अगले 3 दिन में किसी को टिकने नहीं देना, एक ये है। और तीसरा है कि हमने अगले 3 दिन में सारा कोर्स कवर कर देना। तो उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट थी ना, नहीं का वर्ड आ गया था ना। ये आप जब ऑडिट में जाएंगे आपको बड़ा इस पे समझ आ जाएगी चीज। तो लिहाजा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए। अच्छा जी सर, व्हाट ऑब्जेक्टिव सर, इफेक्टिव गोल बिजनेस का स्टार्टिंग में ही बनाया जाता है। बेटा गोल्स शॉर्ट टर्म होते हैं एंड ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं एंड टाइम टू टाइम सेट होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सेट प्रायोरिटीज गोल्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नंबर वन, अगर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे एम्प्लॉइज। अगर बहुत इजी होंगे तो लोग उसको ऐसे ही नॉर्मल ले जाएंगे, फॉर ग्रांटेड कि चल जाए। देखो ना, आपने एक गोल रखा 5%, अगर तुम एफिशिएंसी अचीव कर लेते हो तुम्हारा 10% बोनस मिल जाएगा। अगर एक एम्प्लॉय 2 दिन में ये अचीव कर लेता है तो बाकी वो स्कूल में बैठा रहेगा, काम ही नहीं करेगा। क्यों? एक कंप्लीट हो गया टारगेट, टारगेट कंप्लीट हो गया ना। तो लिहाजा इतना इजी भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा थोड़े दिनों में अचीव करके वो कर ले। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि भाई स्ट्रेस आ सकती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि भाई एम्प्लॉइज जो है वो सिर्फ अपने गोल पे काम करते रहेंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटीज अगर आप ही रही होंगी तो वो नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया जी आपने 10% अपनी सेल बढ़ानी है और आपको जो है इतना जो है प्रमोशन दी जाएगी, इतना आपका इंक्रीज होगा। अब वो एम्प्लॉइज लगा हुआ है उसके ऊपर ही। साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए, आप उसको अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। वो एम्प्लॉय कभी भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेगा, क्यों? उसको टाइम देना है अपना गोल अचीव करने पे। वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना उसने, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना। तो लिहाजा ये बाजुकात होता है कि स्ट्रेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनरियलिस्टिक अगर बहुत आसान हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके जी, यहां तक हमने ऑनर को सब कुछ समझा दिया। क्या कुछ समझाया हमने? बिजनेस समझाया, प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन से हटके, मतलब आप ये नहीं पूछ सकते ना पूछ रहे हो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले। हाँ, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है सर तो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, जी बच्चा। ऑब्जेक्टिव और क्या कहते हैं विजन और मिशन में इन्हें डिफरेंस बता दे। ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन में डिफरेंस बता दो। अच्छा बेटा, विजन होता है एक हाइपोथेटिकल ख्याली किला। विजन क्या है? एक हाइपोथेटिकल डेस्टिनेशन है। मिशन क्या है? वो प्रैक्टिकल पाथ है जो उसको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। गोल्स क्या होते हैं? इस पाथ के ऊपर स्टॉप्स होते हैं जो मेजरेबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टाइम बाउंड गोल होते हैं। बेसिकली गोल ही होते हैं लेकिन टाइम बाउंड होते हैं। विजन क्या है? हमने जनाब जी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनना है। मिशन क्या है? जनाब जी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले नंबर पे लाना है या अपनी इतनी ज्यादा वेल्थ इंक्रीज करनी है। गोल क्या है? डबल करना है हमने अपना रेवेन्यू। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगले 2 दिन के अंदर हमने अपनी सेल 10% बढ़ा देनी है। टाइम बाउंड हो गया। तो विजन टोटली एक हाइपोथेटिकल चीज है, मिशन प्रैक्टिकल पाथ है उसका। ये भी फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों होता है। विजन टोटल फ्यूचर है, मिशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों होते हैं। गोल्स शॉर्ट टर्म एम होते हैं मिशन को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म टाइम बाउंड स्पेसिफाइड एम्स होते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। क्लियर है पुत्र?
ऑब्जेक्टिव, जाहिर सी बात है, आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कैसे अपनी दौलत बढ़ाओगे, कैसे नंबर 1 बनोगे, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, यहां तक हमने ऑनर को समझा दिया सारा कुछ, उसने कहा जी ठीक है अब मैं काम करना जा रहा हूं। हमने कहा जी करो, और मैं क्या करूं, क्या करना है? तो हमने उसको बताया कि देखो भाई तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम प्रोडक्शन में चले जाओ, या सर्विस प्रोवाइडिंग में चले जाओ, या ट्रेडिंग में चले जाओ। उसने कहा नहीं आप मुझे बताओ कि कहां पे जाना चाहिए। हमने कहा कि देखो भाई हम सिर्फ पैसे लेने वाले बंदे हैं, हम मशवरे देते हैं, हम मशवरे देते हैं, करना जो है वो आपने, कल को हमें आगे ना कह रहे हो कि यार तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया। तो लिहाजा हमने उनको मशवरा दिया। उसने कहा जी चले ठीक है। हमने कहा कि पहली चीज हम देखते हैं प्रोडक्शन क्या होती है, सबसे बड़ा बिजनेस वही होता है। तो वो क्या होता है कि हमने कहा कि भाई तुम चीजें बना के बेचो, चीजें बनानी है, मतलब मिसाल के तौर पे हमने कहा तुम मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दो, टेक्सटाइल में चले जाओ, तुम फूड इंडस्ट्री में चले जाओ, तुम बर्गर सिंगर की रेडी लगा लो, तुम चीजें बना के सेल करो। उसने कहा ये क्या होता है? हमने कहा चीजें प्रोड्यूस करके सेल करो। मैंने अच्छा चीजें प्रोड्यूस करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा? हमने कहा कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं चीजें प्रोड्यूस करके बिजनेस करने के लिए, जिनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए। मतलब खुशी हुआ कि चलो यार आप कुछ प्रैक्टिकल बात शुरू हो गई। ये तो हमें पता है कि अभी 3 चैप्टर हमने उसे सिर्फ बातों में ही घुमाना है। अभी फिल्में ही करानी है उसको, चाय पे चाय पिलानी है। मैं भी सुबह से 3 कप पी चुका हूँ और पसीना ही पसीना है बस। खैर, तो लिहाजा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो अवामिल हैं, या ये वो नेसेसरी चीजें हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने, उसको सेल करने के लिए, उसका बिजनेस करने के लिए जरूरी होती हैं। तो वो 4 चीजें कौन सी? सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो रॉ मटेरियल होता है जिससे चीज बनाई जाती है नेचुरल। मिसाल के तौर पे आप कपड़ा बनाते हो तो उसके लिए कॉटन, ऐसे है। आप खाना बनाते हो तो उसके लिए सब्जी, चावल, मसाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप कोई चीज बनाते हो, मिसाल के तौर पे टेंजिबल कोई चीज बनाते हो, प्लास्टिक कोई चीज बनाते हो, प्लास्टिक वगैरह वगैरह बनाते हो, वहां पे पेट्रोल लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगती है। और कुछ भी नहीं तो भाई एक जमीन तो चाहिए ना जिसमें फैक्ट्री लगानी है तुमने। तो लैंड भी तो नेचुरल रिसोर्स है ना, कम से कम एक जमीन तो बहरहाल तुम्हें चाहिए। तो लिहाजा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? कम्युनिटीज दैट कैन बी यूज्ड इन नेचुरल फॉर्म। दूसरा फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स, लेबर। किसी भी काम को करने के लिए दुनिया चाहे ऑटोमेटिक हो जाए लेकिन इंसान की जरूरत बहरहाल रहेगी, लिहाजा इंसान के पुत्र बनो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा अब चीजें ऑटोमेट हो रही है, अब बड़ा मतलब इसके ऊपर डिस्कशन चलती है, बहस चलती है, चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, ये है वो है, और सीए वालों को तो बेड़ा गर्क होने वाला है। बट इंसान की जरूरत हमेशा रहेगी, और वो चीज है क्वेश्चन की स्किल। क्वेश्चन, हम इंसान, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये कायनात में 2 लोगों को, 2 मखलूकात को दिया गया है क्वेश्चन। एक इंसान को, एक जिन्नात को। इसके अलावा कोई मखलूक क्वेश्चन नहीं कर सकते। फरिश्ते क्वेश्चन नहीं करते, जानवर क्वेश्चन नहीं करते, कभी टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नहीं करेगी, कभी भी नहीं कर सकती वो। अच्छा, क्वेश्चन करने की स्किल हम डाल भी दें, उसका आंसर ढूंढने की स्किल नहीं होगी फिर उसमें। देखो आंसर के लिए क्या चाहिए? एक एक्सपोजर चाहिए आपका। हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड क्या करता है? एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्वेश्चन मार्क्स फाइंड, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को वो एनालाइज करके उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करता है, एंड जितनी चीजें फिट होती जाती हैं वो एक ब्लॉक क्रिएट करता जाता है। एट द एंड हमें कहता है जी ये आंसर है, और हमें एग्जाम में लग रहा होता है कि यार इसका आंसर तो हमें आता था, क्वेश्चन सारे आसान थे, और बात है वो गलत होता है। ये दिमाग हमारा आलसी है थोड़ा सा, ये वो बताता है जो इसे आता होता है, ये वो नहीं बताता जो हमें चाहिए होता है। लेकिन ये वो क्वेश्चन है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंसान को दिया गया वो कहीं पे भी नहीं आ सकता। तो लिहाजा ये जो आपके अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी है, ये कभी भी नहीं आ सकती, इंसान की जरूरत रहती है। एंड बिजनेस में क्वेश्चन क्या होता है, इसको बेहतर कैसे बनाऊं? कभी भी आईटी कंप्यूटर इस चीज के ऊपर नहीं कह सकता। उसको आप कहोगे वो काम रूटीन का तो करता रहेगा, लेकिन बिजनेसमैन का तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना। उसका तो काम क्या होता है? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, कि डेली बेस पे कुछ इंक्रीज हो, कुछ बढ़े। अगर रूटीन का काम ही करना है तो भाई मशीन लगा दो। बढ़ता आदमी कैसे है? क्वेश्चन से।
जब आप में क्वेश्चन आ गया है तब इंसान, तो लिहाजा ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। और कुछ हो भी ना हो, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए ऑनर तो चाहिए ना, और पैसा लगाने के लिए तो बंदा चाहिए ना। ये नहीं है ना कि कंप्यूटर खुद ही कंपनी बनाए, खुद ही चलाई जाए, खुद ही प्रॉफिट कमाए ना। वो प्रॉफिट का करेगा क्या, वो तो जिंगर भी नहीं खा सकता, और वो तो मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता ना। क्या वो जिंगर खाता है, फिर क्या करना पैसे कमा के, जब जिंगर ही नहीं खाना, पिज्जा ही नहीं खाना, मर जाए डूब के। जब हम एएफसी में होते थे या कैफ में होते थे, तो हम पेट्रोल पंप पे जाते थे, 100 का पेट्रोल डलवा, तब 100 का भी नहीं होता, तब 50 का डलता था, 100 का आप होता है। तो हम कहते थे कि यार एक दिन आएगा जिस दिन हम कार्ड स्वाइप करके फुल टैंकी कराएंगे मोटरसाइकिल की। तो मेरे दोस्त कहते यार उस टाइम भी तेरे पास मोटरसाइकिल ही होना है। मैंने कहा रखना, मेरे मोटरसाइकिल है, बहुत कन्वीनियंट है यार। अच्छा, लैंड, लेबर, कैपिटल, बिल्डिंग, शाबाश। तो लिहाजा ह्यूमन रिसोर्स में ये इंसानी होते हैं। कैपिटल क्या है, पैसा। अब पैसा इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, आप पैसे को खा नहीं सकते, पैसा कभी आपको बिजनेस करके नहीं देता। बेसिकली कैपिटल वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम पैसे से जनरेट करते हैं, इकट्ठे करते हैं, जिससे हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं या जिससे हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा कैपिटल को पैसा कह देना गलत है। वो पैसा जिससे हम एसेट्स खरीद के एक बिजनेस खड़ा करते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरप्राइज। इंटरप्राइज से मुराद बेटा ये होता है कि एक रिस्क टेकर होना चाहिए, इंटरप्रेन्योर होना चाहिए, जो रिस्क लेके उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे, उस बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करे, एक उसका रिस्क ले इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्ट करे उसके अंदर, ताकि उस बिजनेस को रन किया जा सके। तो बिजनेस को एक चलाने के लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल एंड इंटरप्राइज या इंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योरशिप या रिस्क टेकर या इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको, ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट्स? लास्ट हमारा टॉपिक स्टेक होल्डर का है। किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? अगला टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, मजे का है, एंजॉय करने वाले हैं आप, प्रैक्टिकल है, मजे का है। अपने अपने चैट बॉक्स ओपन रखिएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, यस सर, जी सर। बाकी सो रहे हो? 2 बंदों ने यस सर बोला है यार, कितने आलसी हो कसम से आप लोग। सर एट द एंड सोर्सेज एंड रिसोर्सेज के बारे में डिफरेंस बता दीजिएगा। ओके, सोर्स एंड रिसोर्स, ठीक हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये किसने पूछा पहले मुझे बताओ। किधर गया तकी? उधर अपना एड्रेस भेजो, अल्ताफ भाई को आपकी सफारी देंगे। पुठे पुठे क्वेश्चन आते कहां से आपके जहन में? आपकी बोरी बनवाता हूं मैं जरा। यस सर, यस सर, यस सर, शाबाश। अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर की। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? तो मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। ओके, ये पकड़। हाँ, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? देखो बेटा, स्टेक होल्डर से मुराद नॉर्मली हम लेते हैं वो शख्स जिसका स्टेक हो किसी भी जगह पे, उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है, ऐसी बात है। तो स्टेक का उर्दू में क्या मतलब है, कौन बताएगा? उर्दू में मतलब बताओ सारे, जस्ट स्टेक वर्ड का। इंटरेस्ट, हिस्सा, दिलचस्पी, फर्क पड़ना। ऑनलाइन वाले सारे आ जाएं, हिस्सा, शाबाश 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 शाबाश। उस बिजनेस का रिलेशनशिप, खैर है भाई, कितने कितने पहुंच गए। कुछ दाव पे लगा होना, ठीक है, एट स्टेक, ऑन स्टेक कह सकते हैं के साथ। ओके बेटा, स्टेक होल्डर, स्टेक को जनरली अगर हम उर्दू में वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है हिस्सा। होल्डर से मुराद जिसके पास होता है, होल्ड करने वाला। यार आप इसका तो उर्दू में मैं ना बताऊं ना। थैंक यू यार, जजाकल्ला। पानी पिलाए रखे हो बस। अच्छा जी, स्टेक होल्डर से मुराद हिस्सेदार, एक ऐसा शख्स जिसका इंटरेस्ट हो किसी भी बिजनेस के अंदर। इंटरेस्टेड पर्सन जितने भी होंगे, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। नेचुरल पर्सन इंसान हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन गवर्नमेंट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप, एसोसिएशन, कोई भी सेटअप हो सकता है। तो स्टेक होल्डर से मुराद एक ऐसा पर्सन जो किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई जब भी कोई बिजनेस चल रहा हो तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर की तमाम जरूरियात का ख्याल रखे, ऐसी बात है। बिजनेस को चलाने बनाने वाले कौन होते हैं?
ओनर्स, एंड बिजनेस को रन करने वाले कौन होते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, बनाते कौन है? ऑनर। चलाते कौन है? मैनेजमेंट चलाती है। तो हमने कहा कि मैनेजमेंट जब भी कोई फैसला करे या जो भी कोई काम करे तो वो स्टेक होल्डर की फीलिंग्स का ख्याल रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई स्टेक होल्डर वो शख्स होता है जो इंटरेस्टेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर, तो क्या वो स्टेक होल्डर हो जाएगा? मिसाल के तौर पे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है, आप उसके अंदर ऑनर हैं और बर्फ का फटा चलाते हैं। आपने बर्फ का फटा बहुत एक्सपैंड करके आपने 4 मैनेजर रख लिए नीचे, वो फटे के ऊपर मैनेजर है, नीचे फटे के कुत्ते लेटे हुए हैं। खैर वो बड़ा ठंड, बड़ा बेहतरीन माहौल होता है भाई, बर्फ गर्मियों में बर्फ फटे के नीचे ठंडा माहौल। खैर आपने मैनेजर रखे हुए हैं भाई। अब मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा उसकी कोशिश क्या होगी कि वो आपको कहीं ना कहीं पे हर्ट ना करे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप हर्ट हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? निकाल देंगे, वार्ड लगा देंगे। आप इंटरेस्टेड है उसमें। सेम इसी तरह एक शख्स आता है और बर्फ लेके जाता है और वो मैनेजर, जारी बात है अब एम्प्लॉय तो है नहीं, डायरेक्ट मैनेजर रखा है, बड़े लोग हैं, वो मैनेजर तोड़ के बर्फ का एक टुकड़ा 10 रुपए का उसको देता है काट के, तो उसका यही होगा कि भाई कस्टमर को इससे पूरा पूरा ठंडा पानी मिले, कस्टमर को शिकायत ना हो गई, और उसकी ये कोशिश भी होगी नीचे बैठा हुआ कुत्ता भी डिस्टर्ब ना हो। क्यों? कस्टमर भी तो स्टेक होल्डर है, इंटरेस्ट है। तो अगर हम जनरली अभी तक बात करें तो हम सिर्फ एक फैक्टर को देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड पर्सन को कहा जाता है, ऐसी बात है, स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड पर्सन को कहा जाता है। लेकिन मतलब ये है कि स्टेक होल्डर की फीलिंग्स का ख्याल रखना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे टोटल पंप है, पेट्रोल सब डलवाते हैं, ऐसी बात है, और मेजोरिटी जो है वो पेट्रोल के अंदर पेट्रोल कम और पानी ज्यादा होता है। कभी फेस किया है? मैंने किया। एक पेट्रोल पंप पे जाके आपने पेट्रोल डलवाया, वापसी पे जाते हुए बाइक जो है वो दबे दबे अल्फाज में आपको सुनाना शुरू कर दिया उसने कि ऐ की था तू मेरे नाल। खैर आप जब उसको लेके शॉप पे गए, मैकेनिक ने मोटरसाइकिल खोला तो उसमें से पानी अलहदा हो गया और दूध अलहदा हो गया, पेट्रोल तो होता ही नहीं है ना, वो व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है कार्बोरेटर में, बड़ा मैंने देखा है। खैर उसके बाद आपने कसम उठाई कि आज के बाद मैंने टोटल का पेट्रोल नहीं डलवाना, मैं हड़ताल कर रहा हूं। मुझे बताएं टोटल पेट्रोल पंप की मैनेजमेंट के ऊपर आपके इस डिसीजन का कोई फैसला होगा? कोई फर्क पड़ेगा? वहां पे बर्फ के फटे में बैठा मैनेजर अगर ऑनर के इंटरेस्ट को हिट कर रहा है तो ऑनर क्या कर सकता है? निकाल सकता है। मतलब ऑनर की प्रेफरेंसेस का मैनेजर को इफेक्ट होना है। लेकिन यहाँ पे भाई आप भी तो कस्टमर भी तो स्टेक होल्डर है, तो आप यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हो, आपकी बाइक खराब हो रही है, आपने हड़ताल की, आपने पेट्रोल डलवाना बंद कर दिया, मैनेजमेंट को फर्क क्यों नहीं पड़ा? ना 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 ना, मटेरियल की हम बात ही नहीं कर रहे। ना ना ना, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर इज अ स्टेक होल्डर, चाहे वो सिंगल ही क्यों ना हो। तो मतलब इसका ये हुआ कि हम जो डेफिनेशन कर रहे हैं वो गलत है कि तमाम इंटरेस्टेड बंदे जरूरी नहीं कि स्टेक होल्डर। मैंने जिस तरह क्लास में एग्जांपल दी कि आप जनाब सुपर बिस्किट लेके आए, आप इतने नरमो नाजुक लोग थे कि आपने बिस्किट तोड़ा, वो उंगली पे लगा, उंगली जख्मी हो गई। एक ऐड थी इस तरह की, मैंने देखी थी, किसी शॉप की थी, और आपने जनाब जी वो रोला डाल दिया कि आज के बाद मैंने बिस्किट नहीं खाना। क्या सुपर बिजनेस वालों की सेहत में कोई फर्क पड़ना है? नहीं। मतलब इसका ये, हालांकि हम इंटरेस्टेड तो है, हमारा इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, हमारा काम है उनके साथ लेना देना, हमने दिन में 2 पैकेट खाने होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम जो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, पूरी नहीं कर रहे, प्रॉपर नहीं कर रहे। तो लिहाजा बेटा स्टेक होल्डर हमेशा वो होगा जो 3 क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। सिंपल ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्टेड पर्सन, नंबर 1 पे वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए जिस नजर का। नंबर 2 वो इफेक्टेड भी होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है उससे वो इफेक्ट भी हो। एंड नंबर 3 के ऊपर उसके पास पावर भी होनी चाहिए मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की। बगैर पावर के तो भाई फिर आप हड़ताल करके बैठे रहो, टोटल वाले तो बेच ही रहे हैं पेट्रोल। अगर यहीं पे किसी कमिश्नर की गाड़ी में से पानी निकल आता है तो बताएं टोटल वालों को वक्त पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हालांकि है तो वो भी कस्टमर, और बल्कि वो तो मुफ्त का पेट्रोल खा रहा है, हम तो फिर अपनी हलाल की कमाई से 100 रुपए का दे रहे होते हैं, पेट्रोल डलवा रहे होते हैं।
तो लिहाजा स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में हमेशा आपने 3 क्राइटेरियाज को मीट करना है। नंबर 1 इंटरेस्टेड होना चाहिए, नंबर 2 इफेक्टेड होना चाहिए, एंड नंबर 3 इन्फ्लुएंस होना चाहिए उसका, या पावर होनी चाहिए उसके पास। ये नोट कर ले तमाम स्टूडेंट्स, ये बुक में ये चीजें नहीं मिलेंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एमसीक्यूज बुक्स में से नहीं आने। क्लास के बाद मैं आपको सैंपल एमसीक्यूज भेजूंगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा कि बुक में से उसमें से कितना है। आपके उसमें से 25 एमसीक्यूज होंगे, 20 भी ठीक होगा ना, तो मेरी तरफ आपकी पार्टी हो जाएगी। उसके लिए शर्त है कि आपको आना कैंपस पड़ेगा। और लाहौर वाले 2-3 बच्चे जो भी बैठे हैं, अगर वो कैंपस में ना आकर क्लास से किक कर देना, मैंने 10 नंबर का बेटा, हम डेली के 10 से 15 नंबर कवर कर रहे हैं, आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। तो एक क्लास नहीं मिस कर सकते हम, एक चैप्टर नहीं मिस कर सकते, एक टॉपिक भी नहीं मिस कर सकते। 10 चैप्टर है, 100% वेटेज है, खुद ही देख लो। जी बेटा, आपके समोसे पेंडिंग है मेरी तरफ, मैंने कहा हुआ है, दुकान वाला नहीं मान रहा, कि बल्कि समोसा नहीं मान रहा, इसके लिए दुकान वाला मान गया है। अच्छा जी बेटा, क्या 1 मिनट जरा कुछ दाव पे लगाना, ठीक है। इंटरेस्टेड है के साथ नो यस नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा। नोट जिस आप पढ़ा रहे हैं, ठीक बेटा, बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए ही है, मैंने क्या करना है इनका। अच्छा जी, तो स्टेक होल्डर के लिए 3 क्राइटेरियाज होना जरूरी है। नंबर 1 इंटरेस्टेड, इफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस की पावर होनी चाहिए। तो अब हमें इनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। मैनेजमेंट को हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि भैया तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनकी जरूरियात का ख्याल होना चाहिए। तो लिहाजा अब हमने ये देखना है कि मेन स्टेक होल्डर होते कौन से हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले सारे, और वो कैसे, उनके पास पावर कहां से आती है, वो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होता है। तो नॉर्मली 2 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे हैं, एक्सटर्नल जो बाहर बैठे हैं। एक और होते हैं कनेक्टेड, लेकिन वो जस्ट एक इस तरह की चीज है कि होते वो भी एक्सटर्नल है, लेकिन वो इतने अटैच्ड होते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि हम उसको टोटली बाहर भी नहीं फेंक सकते, हम फिर उनको कनेक्टेड में लेके आते हैं। तो लिहाजा मेन 3 टाइप्स बनती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कनेक्टेड। अगर हम उनकी सब कैटेगरीज ना करें तो फिर 2 ही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पे ही रहिएगा। इंटरनल कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल दो जल्दी से। एम्प्लॉइज और ऑनर, ठीक है, ठीक है, शाबाश, ये इंटरनल है। शेयर होल्डर वैसे एक्सटर्नल होते हैं, वो कनेक्टेड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की पार्ट नहीं होता मैनेजमेंट का, ठीक है। तो लिहाजा वो कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, बाकी जो होते हैं वो कंपनी की मैनेज, इंटरनल वो होता है जो मैनेजमेंट का पार्ट हो। तो लिहाजा ये इंटरनल है। एक्सटर्नल की एग्जांपल जल्दी से, कस्टमर, सप्लायर, लैंडर्स, कम्युनिटी, वेंडर्स, गवर्नमेंट्स, ये सारे एक्सटर्नल होते हैं। तो लिहाजा बच्चे, आज हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, और बेहतर था थोड़ी सी हमने शुरू में, लेकिन इसके अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, आपने इनको पढ़ना है। कल पहले जो हमारे 10 मिनट हो गए इंशाल्लाह, उसके अंदर हमने इसको, एक मिनट, ये क्या हुआ भाई, अच्छा जी, कल हमारे पहले 10 मिनट जो होंगे वो इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो छोटा है। और कल क्योंकि आज हमारी शुरू वाली तबीयत भी काफी बड़ी थी, हमने ओरिएंटेशन भी करी, हमने सब्जेक्ट का वो भी लिया। थोड़ा सा मुझे आपको अपने बारे में भी इंट्रो देना था, तो लिहाजा आपने मुझे भी जाना। कल से हम इंशाल्लाह मजीद हम इसको फ्लो के अंदर जाएंगे, तो कोई क्लास मिस नहीं करनी। 10 दिन के बाद आप इस स्टेज के ऊपर होंगे, आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी है या नहीं है भी तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसके लिए भी हम मौजूद हैं, नहीं है तो उसके लिए भी अगला कोर्स ऑफ एक्शन बताने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। लाहौर वाले तमाम स्टूडेंट कोशिश करें फिजिकली आए। सर आपका लेवल है, अच्छा जी मेरा लेवल है, नहीं हाँ मेरा फाइनल लेवल है पुत्र। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, किसी किस्म की क्यूरी क्वेश्चन आप मैनेजमेंट को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। मेरे से कोई क्वेश्चन है तो ऑडियो में बैठिएगा, हाय सलाम वस्सलाम, इनमें बिल्कुल नहीं करना, तारीफों वाले मैसेज बिल्कुल नहीं भेजने, मुझे पता है मैं किस जगह हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में इसी टाइम पे। अगली क्यूएम की क्लास में अगर आपके हैं तो लाजमी लेनी है। अल्लाह हाफिज, ठीक है पुत्र, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक।